हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेवरेंड इंसैनिटी के इस नए एपिसोड में। पिछले हिस्सों में हमने देखा कि फैंग युआन अपनी ठंडी और चालाक सोच के साथ एकेडमी में कदम कदम पर सबको चौंका रहा था। अब चैप्टर 17 से 27 तक की कहानी और भी गहरी हो जाती है। इन चैप्टर्स में हम देखेंगे कि किस तरह से फैंग युआन अपनी चालाकी से रिसोर्सेज जुटाता है, दूसरों को मैनिपुलेट करता है और धीरे धीरे अपने लिए ताकत की नींव तैयार करता है। एकेडमी की राइवलरी और गू वर्म्स को कंट्रोल करने की मुश्किलें और भी सामने आती हैं। वहीं उसके भाई फैंग जेंग और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तुलना भी साफ नजर आने लगती है। यानी ये हिस्सा हमें दिखाता है कि फैंग युआन किस तरह हर हालात को अपने फायदे में बदल देता है, चाहे सामने कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं रेवरेंड इंसैनिटी का चैप्टर 17 से लेकर 27 तक का सफर। मेरी सी ग्रेड की टैलेंट की वजह से मेरी अपर्चर में प्राइमवेल सी का मात्र 44% ही है। गू जब प्राइमवेल एसेंस खर्च करती है तो उसकी स्पीड मेरी खुद की रिकवरी से कहीं ज्यादा तेज है। अगर मुझे कोई गू रिफाइन करनी है तो मुझे बाहरी मदद लेनी पड़ेगी और इसका मतलब है मुझे प्राइमवेल स्टोन्स खर्च करने पड़ेंगे। जितनी कमजोर किसी गू की विल होगी उतना ही उसका रेजिस्टेंस कम होगा और उतना ही आसान होगा उसे रिफाइन करना। लेकिन कोई भी जीवित प्राणी हमेशा जीने की विल रखता है। मूनलाइट गू को रिफाइन करने के लिए मुझे कम से कम 5 प्राइमवेल स्टोन्स और ज्यादा से ज्यादा 8 प्राइमवेल स्टोन्स की जरूरत होगी। लेकिन अगर लिकर वर्म को रिफाइन करना हो तो मुझे कम से कम 11 प्राइमवेल स्टोन्स और ज्यादा से ज्यादा 16 प्राइमवेल स्टोन्स चाहिए। हालांकि लिकर वर्म भी रैंक 1 गू है जैसे मूनलाइट गू, लेकिन ये कहीं ज्यादा दुर्लभ है, इसीलिए इसे रिफाइन करना और कठिन है। यानी फैंग युआन के पास अभी 17 प्राइमवेल स्टोन्स हैं, लेकिन अगर उसने लिकर वर्म रिफाइन कर लिया तो उसके पास अधिकतम 6 और न्यूनतम सिर्फ 1 प्राइमवेल स्टोन ही बचेगा। रात में चमकता चांदनी का टुकड़ा साफ और निर्मल प्रकाश दे रहा था। ये मूनलाइट किसी देवी संत के कोमल हाथ जैसा लग रहा था जो गुयू विलेज को धीरे से सहला रहा हो। चारों तरफ बांस के घर ऐसे खड़े थे जैसे हरे जड़े हुए पत्थर हों। हल्की हवा भी बह रही थी। इसी मूनलाइट के नीचे फैंग युआन वापस सराय पहुंचा। दरवाजा बंद हो चुका था। उसने जोर से दस्तक दी। सुन रहा हूं, कौन है जो इतनी रात को दरवाजा पीट रहा है? अंदर से नौकर की नींद टूटी और वो झुंझलाते हुए दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही उसने फैंग युआन को खड़ा देखा, उसके चेहरे से सारा गुस्सा और नींद गायब हो गई। झुककर बोला, अरे ये तो हमारे यंग लॉर्डशिप हैं। बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैं आपके लिए दरवाजा खोल पाया। फैंग युआन ने सिर हिलाया, चेहरा ठंडा और बेपरवाह रखा और अंदर चला गया। उसके इस बर्ताव पर नौकर और ज्यादा झुककर हंसने लगा और बोला, मेरे लॉर्ड, क्या आप भूखे हैं? क्या मैं रसोई को कहकर आपके लिए थोड़े खाने का इंतजाम करवा दूं? जरूरत नहीं, फैंग युआन ने सिर हिलाया और बस इतना कहा, गर्म पानी तैयार करवा दो, मैं नहाना चाहता हूं। जी, नौकर ने तुरंत सिर हिलाया, आप पहले अपने कमरे में जाइए, मैं अभी गर्म पानी भिजवाता हूं। फैंग युआन ने हामी भरी और ऊपर दूसरे माले पर चला गया। पीछे नौकर उसकी पीठ देखते हुए आंखों में ईर्ष्या की चमक लिए बड़बड़ाया, ये गू मास्टर हैं। काश मेरे पास भी कल्टीवेशन की टैलेंट होती तो कितना अच्छा होता। ये शब्द फैंग युआन के कानों तक भी पहुंचे और उसके दिल में कड़वी मुस्कान उभरी। गू मास्टर के पास साधारण इंसानों से ऊपर उठने की ताकत होती है, लेकिन इस ताकत के लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। सबसे पहली समस्या होती है रिसोर्सेज की। कल्टीवेशन के लिए प्राइमवेल स्टोन्स चाहिए, लड़ाई के लिए प्राइमवेल स्टोन्स चाहिए, गू रिफाइन करने के लिए भी प्राइमवेल स्टोन्स चाहिए और व्यापार में भी। अगर प्राइमवेल स्टोन्स ही नहीं है तो कल्टीवेशन कैसे हो सकती है? ये ऐसी बात थी जो एक आम मॉडल जैसे वो नौकर कभी समझ नहीं सकता। जैसे आज शाम को ही यंग गू मास्टर जियांग ने अपना गुस्सा शिकारियों पर निकाला और उनकी शराब की हांडियां गिरा दी। उसका मतलब साफ था कि वो खुद प्राइमवेल स्टोन्स खर्च करके बैम्बू वाइन पीने की हिम्मत नहीं कर सकता और ये आम शिकारी आराम से पैसे खर्च कर रहे हैं। बस इसी एक उदाहरण से ही समझ आ सकता है कि गू मास्टर्स की जिंदगी कैसी होती है। बाहर से भले ही सब चमकदार लगे, असल में उनकी जिंदगी हमेशा पैसों की तंगी से जूझती रहती है। और जैसे जैसे गू मास्टर की रियलम बढ़ती है उतने ही रिसोर्सेज भी बढ़ते जाते हैं। बिना सही सहारे के कल्टीवेशन का रास्ता बहुत मुश्किल है। फैंग युआन ने अपने पिछले जीवन को याद करके ये बात गहराई से समझी। वो कमरे में लौटा। अभी उसने दीपक जलाया ही था कि नौकर गर्म पानी का तसला लेकर आ गया। साथ में कपड़ा और बाकी जरूरी चीजें भी थीं। फैंग युआन ने उसे जाने दिया और दरवाजा बंद कर लिया। कुंडी चढ़ाई और नहाने के बाद बिस्तर पर बैठ गया। शरीर थका हुआ था लेकिन दिल में उत्साह भरा था। आखिरकार लिकर वर्म मेरे हाथ लग ही गया। ये मूनलाइट गू से ज्यादा कीमती है क्योंकि एक तरह से ये गू मास्टर की छुपी टैलेंट को भी बढ़ा सकता है। वो पलंग पर पालथी मार कर बैठा और लिकर वर्म निकाला। ये अभी भी सो रहा था। आकार में मूनलाइट गू से थोड़ा बड़ा, सफेद और रेशमी कीड़े जैसा, बिल्कुल मोती जैसी हल्की चमक में लिपटा हुआ। इसकी 2 आंखें जैसे काले तिल के दाने हों, छोटे और प्यारे लग रहे थे। हाथ में रखने पर ये आधे अंडे जितना भारी था। पास से सूंघने पर हल्की शराब जैसी खुशबू आती थी। ये खुशबू शराब की नहीं बल्कि खुद लिकर वर्म की थी।
ये खुशबू फैंग युआन के अपर्चर तक पहुंची और सीधे उसके हरे तांबे जैसे प्राइमियल सी में समा गई। समुद्र लहराया और उसमें एक नई चमकदार एसेंस पैदा हुई। बाकी एसेंस तो हरे रंग का तांबे जैसा था, लेकिन यह हल्का हरा और ज्यादा कंडेंस्ड था। ये वही एसेंस था जो रैंक 1 मिडिल स्टेज गू मास्टर बना सकता है। ये देखकर फैंग युआन संतुष्ट मुस्कुराया। हालांकि अभी मेरी कल्टीवेशन सिर्फ रैंक 1 इनिशियल स्टेज की है, लेकिन लिकर वर्म की मदद से मैं मिडिल रियलम की एसेंस रिफाइन कर सकता हूँ। इसका फायदा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन जल्दी ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। अभी तक मैंने लिकर वर्म को वाइटल गू नहीं बनाया। जब तक इसे रिफाइन करके वाइटल गू न बना लूं, इसे पूरी एफिशिएंसी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सोचते ही उसने प्राइमेरियल एसेंस बाहर निकाला और लिकर वर्म को लपेट कर रिफाइन करना शुरू किया। लिकर वर्म ने खतरा महसूस किया और तुरंत जाग गया। वो बुरी तरह तड़पने लगा और फैंग युआन की एसेंस को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। इसका रेजिस्टेंस बहुत मजबूत है। फैंग युआन का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी एसेंस की खपत मूनलाइट गू से कहीं ज्यादा थी। किसी भी हालत में मुझे इसे रिफाइन करना ही है। उसकी आंखों में दृढ़ चमक आ गई। कमरे की मोमबत्ती जल रही थी, रोशनी बीच में थी और कोनों में अंधेरा। फैंग युआन ने आंखें बंद कर पूरी तन्मयता से लिकर वर्म पर ध्यान लगाया। उसकी हरी तांबे जैसी एसेंस लगातार निकल रही थी और लिकर वर्म को घेर रही थी। समय धीरे धीरे बीत गया। मोमबत्ती छोटी होती गई, रोशनी धुंधली हुई, खिड़की के बाहर चांद भी डूब गया और सुबह की किरणें झिर्री से कमरे में दाखिल हुईं। फैंग युआन ने आंखें खोली और लिकर वर्म को देखा। उसका सफेद शरीर अब हल्का हरा झलकने लगा था, लेकिन पूरी रात की मेहनत से भी ये मुश्किल से 1% बदला था। इसकी विल बहुत ही कठोर है। ये साधारण रैंक 1 गू की सीमा से कहीं ज्यादा है। फैंग युआन ने अंदाजा लगाया, ये शायद फ्लावर वाइन मॉन्क का वाइटल गू था। वो रैंक 5 मास्टर था और इसने उसी के साथ जीवन बिताया। भूख और अभाव की वजह से इसकी रैंक गिर गई, लेकिन इसकी विल अब भी पत्थर जैसी मजबूत है। इसका मतलब है कि मैं उसकी विल से लड़ रहा हूं। यह किसी नेचुरल गू से रिफाइन करना कहीं ज्यादा मुश्किल था। इंसान की विल किसी भी नेचुरल गू से ज्यादा मजबूत होती है। खासकर जब मौत सामने हो तो इंसान अनजान ताकत भी जगा देता है। और फ्लावर वाइन मॉन्क तो डेमोनिक फैक्शन का मास्टर था, उसकी विल और भी दृढ़ थी। 1 महीने में इसे रिफाइन करना असंभव है। जब तक कोई मजबूत मास्टर रैंक 2 या रैंक 3 की गू से इसकी विल दबाने में मदद न करे, तब जाकर आधे समय में दुगना काम हो सकता है। लेकिन फैंग युआन अकेला था। उसके माता पिता मर चुके थे, चाचा चाची उसकी साजिश रच रहे थे, क्लैन भी उसकी सी ग्रेड टैलेंट की वजह से उस पर भरोसा नहीं करता था, और सबसे जरूरी बात, लिकर वर्म का अस्तित्व वो किसी को बता भी नहीं सकता था। अगर ये बाहर आ गया तो क्लैन के बड़े लोग तुरंत इसे फ्लावर वाइन मॉन्क से जोड़ देंगे। यह संबंध छिपाना असंभव होगा। असल में तो 17 प्राइमियल स्टोन्स काफी नहीं होंगे। मुझे कम से कम 30 चाहिए। चाहे जितना मुश्किल हो, मुझे लिकर वर्म रिफाइन करना ही होगा। फैंग युआन का संकल्प लोहे जैसा मजबूत था। वाइटल गू की अहमियत बहुत बड़ी होती है। ये एक गू मास्टर की कल्टीवेशन की दिशा तय करता है। लिकर वर्म शायद सबसे अच्छा वाइटल गू न हो, लेकिन ये मूनलाइट गू से बहुत बेहतर है और अभी की हालत में मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है। इसी समय उसके पेट से आवाज आई। पूरी रात बिना खाए और मेहनत करने के बाद वो भूखा था। चलो पहले पेट भरते हैं, फिर प्राइमियल स्टोन्स जुटाने का तरीका सोचूंगा। उसने पेट सहलाया और नीचे चला गया। सराय के खाने वाले हिस्से में जाकर कोने में बैठा और नाश्ते के लिए कुछ चीजें मंगवाईं। तभी उसका छोटा भाई गुयू फैंगजेंग वहां आ पहुंचा। भैया, तुम सराय में क्यों रुके हुए हो? घर क्यों नहीं लौटे? उसने सीधे पूछा, जैसे किसी जवाब की मांग कर रहा हो। अपने भाई के सवाल का सामना करते हुए फैंग युआन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना नाश्ता करता रहा। उसे अपने छोटे भाई फैंगजेंग के स्वभाव की अच्छी तरह पहचान थी। फैंगजेंग ऐसा इंसान नहीं था जो ज्यादा देर तक चुप रह सके। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। फैंगजेंग ने देखा कि उसका बड़ा भाई तो जैसे उसकी तरफ देख ही नहीं रहा, मानो वो उसके लिए हवा हो। ये देखकर फैंगजेंग तिलमिला उठा और नाराजगी भरी आवाज में बोला, बिग ब्रदर, तुमने शेनकुई के साथ क्या किया? कल जब वो तुम्हारे कमरे से बाहर निकली तो हर जगह रो रही थी। जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो वो और भी ज्यादा रो पड़ी। फैंग युआन ने बिना किसी भाव के अपने छोटे भाई की तरफ देखा। फैंगजेंग ने भौहें चढ़ाकर अपने भाई को घूरा और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। माहौल भारी और तनावपूर्ण हो गया, लेकिन फैंग युआन ने बस एक पल देखा और फिर सिर झुकाकर दोबारा खाने में लग गया। ये देखकर फैंगजेंग का धैर्य टूट गया। फैंग युआन का ये रवैया उसके लिए खुला अपमान था। गुस्से और शर्म से उसने जोर से मेज पर हाथ पटका और गरज कर बोला, गुयू फैंग युआन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शेनक्यूई नौकरानी होकर भी इतने सालों से तुम्हारी सेवा कर रही है। मैंने खुद उसकी नरमी और देखभाल देखी है। हाँ, मुझे पता है तुम उदास हो, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। हाँ, तुम्हारा टैलेंट सी ग्रेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बदकिस्मती का गुस्सा दूसरों पर निकालो। ये उसके साथ इंसाफ नहीं है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फैंग युआन बिजली की तरह उठा और हाथ झुलाकर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। चटाक।
आवाज गूंज उठी। फैंग जेंग अपना गाल पकड़कर 2 कदम पीछे लड़खड़ाया, चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। बेकार के नालायक, अपने बड़े भाई से बात करने का ये तरीका है? वो शेन कुई तो बस एक नौकरानी है और तुम एक नीच लड़की की वजह से अपने बड़े भाई को भूल जाओगे? फैंग युआन ने नीची और कठोर आवाज में उसे डांटा। अब फैंग जेंग को होश आया। चेहरे का दर्द उसकी नसों में चुभता जा रहा था। वो हाफता हुआ बोला, बिग ब्रदर, तुमने मुझे मारा? बचपन से अब तक तुमने मुझे कभी नहीं मारा था। हाँ, मैं ए ग्रेड टैलेंट हूं और तुम सिर्फ सी ग्रेड। लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है? ये तो हेवन की व्यवस्था है। उसके बोल पूरे होने से पहले ही एक और तमाचा पड़ा। इस बार फैंग युआन ने हाथ की पीठ से मारा। फैंग जेंग दोनों गालों पर हाथ रखकर स्तब्ध रह गया। बोले, मूर्ख, याद है न बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हारा कैसे ख्याल रखा? जब माता पिता मर गए थे तब जिंदगी कितनी मुश्किल थी। नए साल पर जब चाचा चाची हमें सिर्फ एक ही नया चोगा देते थे तो क्या मैंने पहना? नहीं, मैंने वो तुम्हें दिया। तुम्हें मीठी खिचड़ी पसंद थी तो मैंने रोज रसोई से तुम्हारे लिए एक कटोरी और बनवाई। जब तुम्हें कोई सताता था तो तुम्हें कौन वापस लेकर आता था? और न जाने कितनी ही बातें हैं जो मैं गिनाना नहीं चाहता। और आज सिर्फ एक नौकरानी की वजह से तुम मुझसे ऐसे सवाल पूछने आ गए? फैंग जेंग का चेहरा लाल हो गया। होंठ कांप रहे थे। शर्म और गुस्से से उसका दिल फटा जा रहा था। लेकिन वो पलटकर कुछ भी कह नहीं सका क्योंकि फैंग युआन जो कह रहा था सब सच था। ठीक है, फैंग युआन ने व्यंग्य भरी हंसी छोड़ी। जब तुमने अपने असली माँ बाप तक को छोड़कर किसी और को मान लिया तो मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखता हूँ? सिर्फ बड़ा भाई ही तो हूँ। बिग ब्रदर, ऐसा मत कहो। तुम जानते हो बचपन से मुझे परिवार की गर्माहट की कितनी कमी महसूस होती थी। मैं तो बस। फैंग जेंग ने सफाई देनी चाहिए, लेकिन फैंग युआन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आज से तुम मेरे छोटे भाई नहीं और मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं। बिग ब्रदर। फैंग जेंग हक्का बक्का रह गया। उसने और कुछ कहना चाहा पर तभी फैंग युआन ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें शेन कुई पसंद है ना? घबराओ मत, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। वो अब भी कुमारी है, बिल्कुल शुद्ध। मुझे 6 प्राइमीवल स्टोन्स दो और मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। आज से वो तुम्हारी निजी नौकरानी होगी। बिग ब्रदर, ये आप क्या? अचानक फैंग युआन ने उसके दिल की बात सबके सामने कह दी थी। फैंग जेंग का चेहरा घबराहट और संकोच से लाल हो गया, लेकिन साथ ही उसे चैन भी मिला। उसका सबसे बड़ा डर सच नहीं हुआ था। कुछ ही रात पहले शेन की ने खुद उसकी सेवा की थी। उसके हाथों की नरमी और होठों की लालिमा अब तक उसके दिल में बसी थी। उसकी जवानी का मासूम प्यार चुपचाप जड़ पकड़ चुका था। इसी वजह से जब कल रात उसने शेन किवी को उस हालत में देखा तो उसका खून खौल उठा। मूनलाइट गू को रिफाइन करने तक को उसने छोड़ दिया और पूरे गांव में फैंग युआन को खोजता फिरा। जब उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो फैंग युआन ने भौहें चढ़ाकर कहा, प्यार होना सामान्य है, ईमानदार रहो। छिपाने से कुछ नहीं होगा। अगर बदलना नहीं चाहते तो मत करो। फैंग जेंग वहीं बेचैन हो गया। बदलूंगा? क्यों नहीं बदलूंगा? लेकिन मेरे पास पूरे 6 प्राइमीवल स्टोन्स अब बचे नहीं हैं। उसने जल्दी से अपनी थैली निकाली। फैंग युआन ने उसमें झांका। कुल 6 पत्थर थे, लेकिन उनमें से एक आधा रह गया था जिसे फैंग जेंग ने मूनलाइट गू रिफाइन करने में पहले ही इस्तेमाल किया था। असल में यही उसके पास की सारी बचत थी। चाचा और चाची ने हाल ही में दिए थे। ये मैं रखता हूं, अब तुम जा सकते हो। फैंग युआन का चेहरा ठंडा हो गया। बिग ब्रदर। फैंग जेंग ने कुछ और कहना चाहा, लेकिन फैंग युआन ने हल्का सा भौं चढ़ाते हुए धीमी आवाज में कहा, इससे पहले कि मैं अपना मन बदलूं, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। फैंग जेंग का दिल कस गया। उसने दांत भींचे और आखिरकार मुड़कर चला गया। बाहर निकलते ही उसने सीने पर हाथ रखा। एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसने कोई बहुत कीमती चीज खो दी हो। लेकिन अगले ही पल शेन कुई की याद ने उसके सीने को गर्म कर दिया। आखिरकार अब मैं तुम्हें अपना कह सकता हूं, कुई क्यूए। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और चला गया। फैंग युआन वहीं खड़ा रहा, चेहरा भावहीन। काफी देर खड़ा रहा, फिर धीरे से बैठ गया। खिड़की से आती धूप उसके ठंडे चेहरे पर पड़ी और जो भी देखता उसे अजीब सी सिहरन महसूस होती। होटल का कारोबार सुस्त था। बाहर की सड़क पर भीड़ बढ़ रही थी। शोरगुल कमरे में और भी गहरा सन्नाटा बना रहा। खाने की थाली ठंडी पड़ चुकी थी। एक नौकर पास आया और विनम्रता से पूछा, क्या इन्हें गर्म कर दूं? लेकिन फैंग युआन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें कहीं खोई हुई थीं, जैसे बीते हुए वक्त को याद कर रहा हो। कुछ देर इंतजार करने के बाद नौकर निराश होकर चला गया। काफी देर बाद फैंग युआन की आंखें दोबारा केंद्रित हुईं। अतीत का धुआं छट गया। वो हकीकत में लौट आया। उसने अपनी जेब टटोली और 5 और आधा प्राइमीवल स्टोन्स बाहर निकाला। होठों पर कड़वी और मजाकिया मुस्कान आई, लेकिन पल में मिट गई। वेटर, इन बर्तनों को दोबारा गर्म कर दो, उसने धीरे से आवाज लगाई। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी लग रही थीं। रिफाइन करने के दौरान अचानक गू ने पलट कर वार कर दिया। उस वक्त लिकर वर्म, जिसमें फ्लावर वाइन मंक की बेहद मजबूत इच्छा शक्ति समाई हुई थी, उसने फैंग युआन के अपर्चर में घुसकर बेधड़क हमला कर दिया। ये प्रबल इच्छा शक्ति ऊपर से नीचे की ओर उतरी और सीधे हरे तांबे के प्राइमीवल सी के तल तक पहुंच गई।
समुद्र की लहरें बेकाबू होकर उठीं और ऊंचे ज्वार की तरह हिलोरे मारने लगीं। फैंग युआन की इच्छा के सहारे बड़ी मात्रा में प्राइमीवल एसेंस ऊपर उठी, आसमान की ओर इकट्ठा होकर एक विशालकाय लहर का रूप ले ली जो लिकर वर्म की इच्छा का सामना करने के लिए तैयार खड़ी थी। जैसे ही दोनों शक्तियां अपर्चर के बीचों बीच टकराने ही वाली थीं, अचानक उन दोनों के बीच की खाली जगह में एक हल्की सी छवि उभरी। वो एक झींगुर था। अगर मूनलाइट गू को नीले क्रिस्टल की टेढ़ी मेढ़ी चांद जैसी आकृति कहा जाए तो ये झींगुर ऐसा लग रहा था मानो किसी माहिर कारीगर ने हथेली भर लकड़ी और पत्तों से बड़ी बारीकी से गढ़ा हो। इस गू का सिर और पेट पीले भूरे रंग का था। उसकी सतह पर पेड़ की सालों पुरानी वृत्ताकार लकीरें थीं, मानो उसने अनगिनत वर्षों का समय देखा हो। उसकी पीठ पर 2 चौड़ी और पारदर्शी पंख थे जो बिल्कुल पत्तों की तरह दिखते थे। इन पंखों में जालीनुमा संरचना थी, बीच में मोटी डंडी और उससे फैलती हुई बारीक नसों की लाइनें थीं। यह था स्प्रिंग ऑटम सिकेडा। वो अचानक चौंक उठा, जैसे कोई विशाल दैत्य अपनी गुफा में गहरी नींद में सो रहा हो और अचानक जाग जाए और उसे ये पता चले कि उसके इलाके में किसी ने दखल दी है। कौन है जो मेरी जगह पर आकर हंगामा मचा रहा है? मानो उसकी इज्जत को ठेस पहुंची हो, स्प्रिंग ऑटम सिकाडा क्रोधित हो उठा और उसने हल्की परंतु प्रचंड ऑरा छोड़ दी। ये ऑरा आकाशगंगा की उफनती धाराओं की तरह थी, मानो 10,000 मील तक पहाड़ों को बहाकर ले जाए या रेगिस्तान को डुबो दे। इस ऑरा के सामने लिकर वर्म की इच्छा तो ऐसे थी जैसे कोई चींटी हाथी से टकरा जाए। वो ऑरा चारों ओर फैली और तेजी से बढ़ी, मानो कोई अदृश्य सुनामी उठी हो। लिकर वर्म की इच्छा टिक ही न पाई और तुरंत पूरी तरह निगल ली गई। फैंग युआन को दबाव महसूस हुआ। जो प्राइमीवल एसेंस उसने पूरी ताकत से आगे धकेला था, वो इस ऑरा से ऐसे टकराई जैसे कोई लहर विशाल पर्वत से भिड़ जाए। देखते ही देखते वो एसेंस बिखरकर बूंदों की तरह बरस पड़ी और वापस प्राइमीवल सी में समा गई। प्राइमीवल सी में लहरें तूफान की तरह उठीं और मचलीं, मगर कुछ ही पलों में स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की ऑरा नीचे उतरी और समुद्र को दबा लिया। फैंग युआन को ऐसा लगा जैसे कानों में भनभनाहट हुई हो। अचानक समंदर की सारी लहरें शांत हो गईं। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की ऑरा पूरे समुद्र पर ऐसे छा गई जैसे कोई अदृश्य पर्वत उस पर दबा दिया गया हो। सतह बिल्कुल दर्पण जैसी समतल और शांत हो गई, मानो कोई मरोड़ा हुआ कागज अचानक किसी विशाल हाथ ने दबाकर सपाट कर दिया हो। ये शक्ति सचमुच अद्वितीय थी। फैंग युआन ने महसूस किया कि उसके दिल पर जैसे कोई भारी पर्वत रखा हो। उसने तुलना की कि जैसे सन वुकोंग को 5 एलिमेंट्स माउंटेन के नीचे दबा दिया गया हो। वो तो एक बूंद प्राइमीवल एसेंस भी नहीं हिला पा रहा था, लेकिन डरने के बजाय उसके दिल में बेहद खुशी भर गई। उसने सोचा, मुझे तो लगा था कि स्प्रिंग ऑटम सिकाडा मेरे साथ पुनर्जन्म में नहीं आई, लेकिन ये तो वास्तव में मेरे साथ ही लौट आई है। इसका मतलब ये एक बार इस्तेमाल करके खत्म होने वाली गू नहीं, बल्कि बार बार इस्तेमाल की जा सकने वाली गू है। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा रैंक 6 की गू थी। यह फैंग युआन की पिछली जिंदगी में उसकी पहली और आखिरी रैंक 6 की गू थी। इसे बनाने के लिए उसने अपनी जिंदगी की सारी ताकत, साधन और 30 साल की मेहनत लगा दी थी। लेकिन इसके बनते ही राइटर्स फैक्शन के योद्धाओं ने उसे खतरा समझकर इकट्ठा होकर हमला किया और मार गिराया। पुनर्जन्म के बाद फैंग युआन को ये गू कहीं नहीं मिली। उसे लगा ये मर गई, लेकिन असल में ये उसके शरीर में गहरी नींद में सोई रही। 500 साल पहले एक झटके में समय के पार आना उसके लिए भीषण प्रहार था। ये इतनी कमजोर हो गई कि फैंग युआन इसका मास्टर होते हुए भी इसे महसूस नहीं कर सका। अभी भी ये बेहद कमजोर थी, बस लिकर वर्म के हमले ने इसे नींद से जगा दिया। उसकी यादों में स्प्रिंग ऑटम सिकाडा ऊर्जा से भरपूर थी। उसका शरीर लकड़ी के चमकदार तख्त जैसा दमकता था। उसके पंख हरे भरे थे जैसे नई कोपलें, मगर अब उसका शरीर ठंडी मौत सी आहट लिए था। उसका रंग फीका, रुखा और पंख पीले पड़े जैसे शरद ऋतु में झड़े पत्ते। पंखों के किनारे मुड़े हुए और टूटे फूटे थे। ये देख फैंग युआन को दुख भी हुआ और राहत भी। दुख इसलिए कि सिकाडा मौत के बिल्कुल करीब थी। राहत इसलिए कि अगर ये अपनी पूरी शक्ति में होती तो उसकी रैंक 1 की एपर्चर उसे झेल ही नहीं पाती। वो दबकर तुरंत फट जाती। असल में गू मास्टर और गू का स्तर मेल खाना जरूरी होता है। रैंक 1 का गू मास्टर रैंक 1 की गू चलाए तभी संतुलन रहता है। अगर गू कमजोर हो तो ताकत बेअसर रहती है, और अगर गू ज्यादा ऊंची हो तो वो भारी हथियार उठाने वाले बच्चे जैसी स्थिति होती है जो खुद ही दबकर कुचल जाएगा। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा तो रैंक 6 की थी और फैंग युआन तो अभी रैंक 1 का नौसिखिया गू मास्टर। ये तो ऐसा हुआ कि एक गिलहरी पहाड़ उठाकर दुश्मन को मारने की सोचे, वो खुद ही दबकर चूर हो जाएगी। सौभाग्य था कि ये अब अपनी सबसे कमजोर हालत में थी, वरना फैंग युआन का शरीर इसे संभाल ही न पाता। फैंग युआन ने मन ही मन कहा, मैंने मूनलाइट गू छोड़कर लिकर वर्म को रिफाइन करने की इतनी मेहनत की ताकि उसे अपना वाइटल गू बनाऊं, मगर सच्चाई ये है कि मेरा वाइटल गू तो शुरू से ही स्प्रिंग ऑटम सिकाडा थी। विटल गू किसी भी गू मास्टर की जिंदगी की पहली और सबसे अहम गू होती है। आगे का विकास उसी पर निर्भर करता है। अगर विटाल गू अच्छी हो तो राह आसान होती है, अगर घटिया हो तो जिंदगी भर कल्टीवेशन की राह रुकावटों से भरी रहती है।
फैंग युआन ने इसी वजह से मूनलाइट गू से संतोष नहीं किया। लिकर वर्म ढूंढ निकाली। उसकी यादों में लिकर वर्म तो रैंक 1 गू मास्टर के लिए बहुत बढ़िया विकल्प थी, जबकि मूनलाइट गू बस औसत से थोड़ी बेहतर थी। मगर जिंदगी की यही खूबसूरती है, कोई नहीं जानता अगले ही पल उसके सामने क्या आने वाला है। पिछली जिंदगी में फैंग युआन ने स्प्रिंग ऑटम सिकाडा को रिफाइन किया था, और इस जिंदगी में भी उसका उससे संबंध बना रहा, बल्कि समय की नदी से गुजरकर उसका रिश्ता अब और गहरा और रहस्यमयी हो गया था। बस सिकाडा इतनी कमजोर थी कि वो महसूस नहीं कर पाया, इसलिए सही मायनों में स्प्रिंग ऑटम सिकाडा ही उसकी असली वाइटल गू थी। फर्क बस इतना कि ये इस जिंदगी में नहीं बल्कि पिछली 500 साल की जिंदगी में रिफाइन हुई थी। अब उसकी वाइटल गू वही स्प्रिंग ऑटम सिकाडा थी, एक रैंक 1 गू मास्टर और वाइटल गू रैंक 6। अगर ये बात बाहर कही जाए तो कोई भी यकीन न करे, ये तो इंसानी समझ से परे था, लेकिन यही सच्चाई थी। फैंग युआन हंस पड़ा। लिकर वर्म तो वाइटल गू के तौर पर बेहतरीन विकल्प मानी जाती थी, लेकिन स्प्रिंग ऑटम सिकाडा के आगे तो वो धूल के बराबर भी नहीं। उसका वाइटल गू इस जन्म में स्प्रिंग ऑटम सिकाडा था। हा। जो अपार खुशी फैंग युआन ने महसूस की, उस पल में उसने होश नहीं खोए। वो तुरंत शांत हुआ और सोचने लगा कि स्प्रिंग ऑटम सिकाडा उसके लिए क्या नतीजे लाएगा। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की ताकत रीबर्थ है, लेकिन इस समय ये अपनी सबसे कमजोर हालत में है। जैसे ही मैं इसका इस्तेमाल करूंगा ये मर जाएगा। फिर भी ये एक रैंक 6 ग्यू है, तो मैं इसकी ऑरा का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूं। इस तरह से इसके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। ही। ये सोचने के बाद उसने अपने विचारों को बंद किया और आंखें खोली। लिकर वर्म उसके सामने मंडरा रहा था, जो हरे तांबे जैसी प्राइमीवल एसेंस की धुएं जैसी परत में कांप रहा था। पहले बचने की उम्मीद में लिकर वर्म ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन अंत में उसकी विल को स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की ऑरा ने आसानी से कुचल दिया। इस झटके से लिकर वर्म की ताकत घटकर उसकी असली विल का 1% भी नहीं बची थी। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा। बस एक हल्की सोच के साथ फैंग युआन ने उसकी थोड़ी सी ऑरा बाहर निकाली। ये ऑरा सीधे लिकर वर्म के शरीर पर उतरी। लिकर वर्म तुरंत रुक गया, जैसे वो मर चुका हो। उसकी टूटी फूटी विल ने स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की ऑरा को महसूस किया, जैसे चूहा बिल्ली से टकरा गया हो। वो डर से सिकुड़कर गोल हो गया और हिलने की हिम्मत भी न जुटा पाया। फैंग युआन हंसा और मौका पाकर अपना प्राइमीवल एसेंस चलाया। पहले जब उसने हरे तांबे जैसी प्राइमीवल एसेंस से रिफाइन करने की कोशिश की थी, तब लिकर वर्म की विल ने जोरदार विरोध किया था, इसलिए फैंग युआन को बहुत मुश्किल से धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन अब उसकी प्राइमीवल एसेंस बिना किसी रुकावट के तेजी से भीतर बहने लगी। कहीं भी कोई अवरोध नहीं था। लिकर वर्म की सतह पर हरा तांबे जैसा रंग तेजी से फैल गया। पलक झपकते ही मोती जैसी सफेद लिकर वर्म पूरी तरह से हरी हो गई। अब हालत बदल चुकी थी। लिकर वर्म की आखिरी विल भी फैंग युआन की विल से आसानी से मिट गई और खत्म हो गई, यानी लिकर वर्म पूरी तरह रिफाइन हो चुकी थी। शुरुआत में फैंग युआन को ये काम पहाड़ों पर चढ़ने और घाटियों को पार करने जैसी कठिनाई लग रही थी, लेकिन इस वक्त रिफाइन करना ऐसे आसान हो गया जैसे कोई थूक निगल ले। एक रहस्यमयी और अपनापन भरी डोर फैंग युआन और लिकर वर्म को जोड़ गई। अब ये लिकर वर्म फैंग युआन का ही हिस्सा लग रहा था। अगर वो उसे सिकुड़ने को कहता तो वो सिकुड़ जाता, अगर उसे गोल होकर लुढ़कने को कहता तो वो गोल होकर पकौड़ी जैसा दिखने लगता। ये एहसास ऐसा था जैसे अपनी ही उंगली हिलाना। फैंग युआन ने अपना प्राइमीवल एसेंस वापस खींच लिया। लिकर वर्म फिर से मोटा और सफेद हो गया। फिर अचानक छलांग लगाकर फैंग युआन के अपर्चर के बीचों बीच घुस गया। अंदर पहुंचकर वो स्प्रिंग ऑटम सिकाडा के चारों तरफ चक्कर काटता हुआ हरे तांबे जैसे प्राइमीवल सी में कूद गया। सतह पर लिकर वर्म ने अपने शरीर को फैलाया, कभी अपनी मोटी कमर को मटकाता हुआ ऐसे आराम से पड़ा था जैसे गर्म पानी में नहा रहा हो। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा होने के कारण अब मुझे अपनी योजनाएं बदलनी होंगी। फैंग युआन ने अपना ध्यान अपर्चर से हटाया और मूनलाइट गू निकाला। उसने वही तरीका दोहराया। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की ऑरा बाहर निकाली और उसे मूनलाइट गू पर दबाया। मूनलाइट गू ने जैसे ही स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की ऑरा को महसूस किया, उसकी विल तुरंत डर से दब गई। उसका डर इतना गहरा था कि वो अपने ही शरीर के कोने में सिकुड़ गई। फैंग युआन का प्राइमीवल एसेंस भीतर बहा। पलक झपकते ही मूनलाइट गू हरे रंग से भर गया, और सिर्फ एक सोच के साथ फैंग युआन ने उसकी विल को आसानी से दबा दिया। काम पूरा होने के बाद फैंग युआन ने अपना प्राइमीवल एसेंस वापस ले लिया और मूनलाइट गू फिर से अपने असली नीले क्रिस्टल जैसी पारदर्शी शक्ल में लौट आया। फैंग युआन ने उसे अपने अपर्चर में नहीं छोड़ा, बल्कि सीधा अपने माथे पर रख दिया। वहां उसने हल्का नीला अर्धचंद्राकार निशान बना दिया। पूरे रिफाइन की प्रक्रिया 5 मिनट से भी कम समय में पूरी हो गई। पहले की कठिन रिफाइनिंग और अभी की गति की तुलना बहुत तेज और चौंकाने वाली थी। सिर्फ तेजी ही नहीं, प्राइमीवल एसेंस की खपत भी बहुत कम थी। पिछले कुछ दिनों में फैंग युआन ने लिकर वर्म को रिफाइन करने में 6 प्राइमीवल स्टोन्स खर्च कर दिए थे, लेकिन आज रात जबकि अपर्चर में प्राइमीवल सी लगभग खाली हो चुका था, उसने एक भी पत्थर इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, स्प्रिंग ऑटम सिकाडा के रहते ये तो ऐसा है जैसे देवता की मदद मिल गई हो।
अब आज से मैं बस उसकी ऑरा दबाऊंगा और कोई भी रैंक 1 गू आसानी से रिफाइन हो जाएगा। चाहे मेरी प्रतिभा सी ग्रेड की ही क्यों ना हो, मुझे प्राइमेवल स्टोन्स का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। पहले और अब का फर्क जैसे हेवन और अर्थ का फर्क हो। फैंग युआन बहुत खुश हुआ। उसकी हालत अब ऐसी थी जैसे बादल और धुंध हटाकर नीला आसमान दिखाई दे गया हो। हालांकि स्प्रिंग ऑटम सिकाडा अपनी सबसे कमजोर हालत में था, लेकिन वो फिर भी रैंक 6 गू था। गिरी हुई बाघ भी डर पैदा करती है और सड़ी गली नाव में भी कुछ कीलें बची रहती हैं। बस उसकी ऑरा के सहारे ही फैंग युआन की कल्टीवेशन को अब से बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली थी। उस समय खिड़की के बाहर चांद उजला था और आसमान में कम तारे थे। चांदनी खिड़की से बहकर फैंग युआन के चेहरे पर चमक रही थी। शुरुआत में मैंने सोचा था कि मैं पहला स्थान हासिल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन किस्मत ने राह बदल दी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। मुझे अभी एकेडमी जाना होगा और पहला इनाम लेना होगा। फैंग युआन की आंखों में चमक थी। एक सोचते ही स्प्रिंग ऑटम सिकाडा ओझल हो गया और फिर गहरी नींद में लौट गया। फिर उसने लिकर वर्म को बुलाकर अपने बिस्तर के कोने में छिपा दिया ताकि एकेडमी की बेकार जांच पड़ताल से बच सके। 15 मिनट बाद क्लैन एकेडमी में एकेडमी एल्डर कब का सो चुका था, लेकिन सपनों में उसे लगा जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। वो शोर से जाग गया और नाखुश होकर आंखें खोली। कौन है बाहर इस रात के समय? तुरंत ही बाहर से आवाज़ आई आदर के साथ, रिपोर्टिंग सर, एल्डर, ये इस साल का एक स्टूडेंट है। उसने अभी मूनलाइट गू रिफाइन कर लिया है। आपने पहले ही अपने सहायकों को कहा था कि जैसे ही पहला नाम सामने आए तुरंत आपको बताएं, चाहे समय कोई भी हो। हाँ, ये सच है। एकेडमी एल्डर ने भौहें से कोड़ ली, फिर बिस्तर से उठकर कपड़े पहनने लगे। चलते हुए पूछा, इस साल पहला स्थान किस स्टूडेंट ने पाया है? क्या वो गुयू फांगझेंग है? दरवाजे के बाहर से जवाब आया, लगता तो वही है। जैसे ही मैंने ये खबर सुनी, मैं तुरंत यहाँ बताने चला आया सर। ये किसी फैंग परिवार की शाखा से लगता है। हे, समय के हिसाब से वही होना चाहिए। एकेडमी एल्डर हल्के हंसते हुए आत्मविश्वास से बोला, और कौन हो सकता है सिवाय ए ग्रेड प्रतिभा वाले जीनियस के? बाकी सारे बी ग्रेड वाले और सी ग्रेड वाले छात्र चाहे प्राइमेवल स्टोन्स की मदद लें, लेकिन फिर भी उससे कम ही रहेंगे। वरना टैलेंट का ग्रेड इतना मायने क्यों रखता? ये कहते हुए एल्डर ने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गए। बाहर उनका सहायक झुककर सम्मान से खड़ा हुआ और 2 कदम पीछे हट गया। सर सही कह रहे हैं, उसने हामी भरी। हॉल में 10 मोमबत्तियां जल रही थीं, रोशनी फैली हुई थी। जिस आदमी ने फैंग युआन का स्वागत किया था, उसने अब तक पूरी सच्चाई जान ली थी। मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा हैरानी से भर गया। रुको, तुमने क्या कहा? तुम्हारा नाम गुयुए फैंग युआन है, न कि गुयुए फैंगझेंग। फैंग युआन ने सिर हिलाया। उसी समय एल्डर अंदर आया। फैंग युआन और वो आदमी खड़े होकर स्वागत में घूम गए। जब एकेडमी एल्डर ने फैंग युआन को देखा तो चेहरे पर पूरी मुस्कान थी। वो आगे बढ़ा और फैंग युआन के कंधे पर दोस्ताना हाथ रखते हुए बोला, बहुत अच्छा किया गुए फैंगझेंग, तुमने मुझे निराश नहीं किया। तुम सचमुच एक ग्रेट प्रतिभा वाले जीनियस हो। तुम्हारे सारे बी ग्रेड और सी ग्रेड साथी कभी तुमसे बराबरी नहीं कर पाएंगे, चाहे कितनी मेहनत कर लें। हाँ। फैंग युआन और फैंगझेंग जुड़वा भाई थे। उनके चेहरे इतने मिलते जुलते थे कि एकेडमी एल्डर भी धोखा खा गया। फैंग युआन न घमंडी हुआ, न ही दबा। उसने 1 कदम पीछे हटकर एल्डर का हाथ अपने कंधे से हटाया। फिर पीठ पीछे हाथ बांधकर एल्डर को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, सर एल्डर, आपसे भूल हुई है। मैं गुयुए फांग युआन हूँ। गुयुए फांगझेंग मेरा छोटा भाई है। एकेडमी एल्डर का मुंह थोड़ा खुला रह गया, चेहरा हैरान था। उसने फैंग युआन को शक से देखा और माथे पर बल डाले। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम गुयुए फैंग युआन हो? बिल्कुल सर, फैंग युआन ने जवाब दिया। तुमने मूनलाइट गू रिफाइन किया है? एकेडमी एल्डर हैरान रह गया। उसकी आंखें फैंग युआन के माथे पर बने अर्धचंद्र निशान पर टिकी थीं। उसकी आंखों में चमक थी। वो सवाल पूछ रहा था जिसकी सच्चाई सामने ही थी। हाँ, यही सच है, फैंग युआन ने कहा। तो फिर तुम इस साल के बैच के पहले स्थान पर हो? एकेडमी एल्डर ये बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछ रहा था, लेकिन उसकी गलती नहीं थी। ये स्थिति सबकी उम्मीदों से बाहर थी। सोच लो, एल्डर इतने वर्षों से एकेडमी संभाल रहा था और बहुत अनुभवी था। उसने सी ग्रेड वाले स्टूडेंट्स को नंबर 1 के लिए कोशिश करते देखा था, लेकिन इतना जल्दी कभी नहीं। और इस साल तो ए और बी ग्रेड प्रतिभा वाले साथी भी थे। अगर मुझसे पहले कोई नहीं है, फैंग युआन ने सोचने का नाटक किया, फिर नाक छूकर कहा, तो लगता है कि मैं ही हूं। एकेडमी एल्डर कुछ देर तक चुप रहा। आसमान अभी उजला नहीं हुआ था और सूरज भी उगा नहीं था। पूरब की तरफ हल्की सी रोशनी फैलने लगी थी। आसमान का गहरा अंधेरा धीरे धीरे मिट रहा था और हवा में अभी रात की ठंडी महक बाकी थी। गलियां सुनसान थीं, तभी अचानक तेज कदमों की आहट सुनाई दी। सुबह सुबह माउंटेन की नमी भरी हवा थी, लेकिन गुयुए फांगझेंग को जरा भी ठंडक महसूस नहीं हो रही थी। उसका दिल जोश से भरा हुआ था, चेहरा लाल हो गया था और वो तेजी से एकेडमी की ओर चल पड़ा। मैंने इन दिनों बहुत मेहनत की है, 2 प्राइमेवल स्टोन्स खर्च किए, सारी रात जागता रहा और आखिरकार मैंने मूनलाइट गू रिफाइन कर लिया। मैं अ ग्रेट टैलेंट हूँ और मैंने इतनी मेहनत की है। मुझसे तेज कोई नहीं हो सकता।
कोई भी नहीं। पिताजी, माताजी, मैंने कहा था ना, मैं आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं दूंगा। जब उसने सोचा कि उसने अपनी चाची और अंकल को यह खुशखबरी सुनाई थी और उनके चेहरे पर खुशी और सुकून दिखा, तो फैंग झेंग का दिल गर्व और खुशी से भर गया। बस इंतजार करो, वो सब लोग जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया और बड़ा ब्रदर भी, आज से तुम सब मुझे ऊपर देखोगे। गुयुए फैंग झेंग। जितना सोचता फैंग झेंग उतना ही एक्साइटेड होता जा रहा था। उसने मुट्ठियां भींच लीं और उसके कदम और तेज हो गए। वो अकेडमी के दरवाजे तक पहुंच गया। अकेडमी के दोनों पहरेदार उसे अजीब नजरों से देखने लगे और बोले, अरे गुयुए फैंग युआन, तुम वापस क्यों आ गए? क्या बड़ा ब्रदर अभी यहाँ था? फैंग झेंग ने सुना तो उसके चेहरे पर हैरानी और उलझन झलक उठी। अरे कोई बात नहीं। उसे कभी ख्याल भी नहीं आया कि फैंग युआन उससे पहले नंबर 1 ले जाएगा। सिर झटककर उसने हाथ जोड़कर थोड़ी अकड़ भरी आवाज में कहा, दो एल्डर ब्रदर्स, मैं गुए फैंग युआन नहीं हूं, मैं गुए फैंग झेंग हूं। मैंने पहले ही अपना वाइटल गु रिफाइन कर लिया है और मैं यहाँ टॉप प्राइज लेने आया हूँ। क्या तुम गुए फैंग झेंग हो? तुम दोनों भाई एकदम एक जैसे लगते हो, इसलिए तो अकेडमी एल्डर ने भी गलती की। बाएं पहरेदार ने चौंक कर कहा। दाएं वाले ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन तुम एक कदम देर से आए हो। बस पिछली रात देर में तुम्हारे बड़े ब्रदर गुए फैंग जुआन आए थे, एल्डर साहब से मिले और टॉप प्राइज ले गए। मेरा बड़ा ब्रदर। फैंग झेंग की आंखें अचानक फैल गईं और वो चिल्ला उठा, क्या कहा? उसने नंबर 1 लिया? ये कैसे हो सकता है? क्या उसका बड़ा ब्रदर सी ग्रेट टैलेंट नहीं है? नंबर 1 लेना, ये तो मजाक ही होगा। सच है, हम ऐसे मामले में मजाक क्यों करेंगे? पहरेदार ने फैंग झेंग की बेयकीनी देखकर नाराजगी से कहा। यह सब अकेडमी एल्डर ने खुद तय किया है। जल्द ही नामों की सूची निकलेगी और सबके सामने आएगी। क्या तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें यह खबर नहीं दी? दूसरे पहरेदार ने कहा। फैंग झेंग बस दरवाजे पर खड़ा रह गया, जैसे पत्थर का हो गया हो। सच उसकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि हुआ क्या। उसके दिल में कई विरोधियों की तस्वीरें थीं। उनमें सबसे बड़ा खतरा उसे 2 से लगता था, माइनस गुयो मोबे और गुयो चिलियान। ये दोनों बी रैंक टैलेंट थे। उनके पीछे क्लैन की सबसे बड़ी 2 शाखाएं थीं और दोनों के पास ऐसे दादा थे जो एल्डर थे और जिनकी बहुत ताकत और दौलत थी। अगर इनमें से कोई नंबर 1 ले लेता तो फैंग झेंग का दिल और दिमाग तैयार था। दुख तो होता, पर वो सह लेता। लेकिन अब नंबर 1 न मोबे ने लिया, न चिलियान ने, यहां तक कि उसके किसी भी सोचे हुए ओपोनेंट ने नहीं लिया, बल्कि ले गया उसका बड़ा ब्रदर गुयुए फैंग युआन। वो सी ग्रेट टैलेंट वाला, वो जो अवेकनिंग सेरेमनी के बाद गिरकर उदास हो गया था, वो जो कक्षा में दिन भर सोता था, वो जो हमेशा नशे में धुत रहता था और घर नहीं लौटता था, वो जिसने शेन क्यूई को सताया, उसे 2 तमाचे मारे और उसके सारे प्राइमीवल स्टोन्स छीन लिए, वो जो हमेशा उसे दबाकर रखता था जैसे दिल में जमी हुई परछाई। ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। फैंग झेंग ने दिल में चीख कर कहा, मैं इतना मेहनती था, लेकिन वो तो रोज शराब पीकर नशे में डूबा रहता था और आखिरकार वही नंबर 1 बन गया। क्या ये इंसाफ है? क्यों? पूरब से सूरज उगा, चिड़ियां चहचहाईं और किंग माओ माउंटेन पर बाहर का मौसम फैल गया। गुयु शकमिंग जेंग धूप में खड़ा था। धीरे धीरे उसने सिर झुकाया, दांत पीसता हुआ अपनी अकेली परछाई देखता रहा। उसके दिल का जोश अब हवा निकल चुके गुब्बारे की तरह खत्म हो गया था। उसकी जगह अब उलझन, गुस्सा, बेबसी, डर और ना जाने कितनी भावनाएं उमड़ आईं। समय बीता, सूरज ऊपर चढ़ता गया। अकेडमी की सूचना दीवार पर नई सूची लगी। उसमें सिर्फ 2 नाम थे, माइनस पहला फैंग युआन और दूसरा फैंग झेंग। ये सूची लगते ही खबर चारों तरफ फैल गई। खबर सुनते ही सारे युवा स्टूडेंट्स जो अपने घर में गू रिफाइन करने में जुटे थे, हंगामा करने लगे। ये कैसे पॉसिबल है? अगर फैंग झेंग नंबर 1 बनता तो मान भी लेते, लेकिन फैंग युआन, क्या वो सी ग्रेट टैलेंट नहीं है? क्या कहीं कोई गलती हुई है? ग्रेट टैलेंट वाला फैंग झेंग हार गया और सी ग्रेड वाला फैंग युआन जीत गया। क्या ये 1001 रातों की कहानी है? मो ब्रांच परिवार का घर। आंगन में हरियाली फैली थी, चाय की खुशबू तैर रही थी। गुये क्लान के एक एल्डर गुये मो चेन अपनी मेज के सामने बैठे खिड़की से वसंत का नजारा देख रहे थे। उन्होंने आराम से चाय की चुस्की ली और पूछा, मोबे ने अभी तक गू रिफाइन करना जारी क्यों नहीं रखा? पास खड़े नौकर ने जल्दी से कहा, फैंग युआन की खबर सुनने के बाद यंग मास्टर मोबे का मन टूट गया है। उनका मूनलाइट गू रिफाइन लगभग सफल ही होने वाला था, पर अब उन्होंने मन ही नहीं लगाया। अफसोस की बात है। असल में अगर फैंग झेंग नंबर 1 बनता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो सी ग्रेट टैलेंट वाला फैंग युआन जीत गया। यही सोचकर यंग मास्टर मोबे का मन बुझ गया। उसे मत बचाओ। गुये मो चेन ने ठंडी सांस ली, चेहरा सख्त हो गया। एक गू मास्टर की कल्टीवेशन में हर कदम कठिनाइयों से भरा होता है, ये तो बस एक छोटा झटका है। फैंग युआन तो सी ग्रेड है, नंबर 1 लेने का मतलब है उसे शायद कोई कमजोर मूनलाइट गू मिला होगा। किस्मत का खेल है। अगर मोबे इतना सा झटका सहन नहीं कर सकता तो फिर आगे कैसे हमारे मो परिवार की शाखा संभालेगा, कैसे ची परिवार की शाखा से मुकाबला करेगा?
कोई उसे समझाए नहीं, उसे खुद सोचने दो। जी मास्टर, नौकर ने सिर झुका दिया। उसी समय ची परिवार के घर में, हाय रे गुये फैंग युआन, क्लैन एल्डर गुये ची लियान ने लंबी सांस भरी, माथे पर बल पड़ गया और हाथ हिलाकर कहा, किसी को भेजो, यंग मास्टर ची चेन को बुलाओ। कुछ देर में गु युए ची चेन खोए से भाव के साथ कमरे में आया और आदर से घुटनों के बल बैठ गया। दादाजी को प्रणाम करता है आपका पोता, लगता है तुम्हें खबर पहले ही मिल गई है। गु युए ची लियान ने अपने पोते की ओर देखा और नरमी से कहा, मैं तुम्हें बुलाया ताकि तुम इस बात से प्रभावित न हो। देखो, वितिल गु रिफाइन करते समय सबसे पहले टैलेंट मायने रखता है और फिर गु वर्म। फैंग युआन का टैलेंट तो सी ग्रेड है, फिर भी उसने नंबर 1 लिया। इसका मतलब है कि उसे जो गू मिला उसकी विल बाकी सबके मूनलाइट गू से कहीं ज्यादा कमजोर रही होगी। ये सब किस्मत का खेल है, इसलिए मेरे पोते हिम्मत मत हारो, ये कोई बड़ी बात नहीं। वो बस सी ग्रेड है, भले ही तुम्हारे जैसा हो, लेकिन उसके पास तुम्हारी तरह संसाधन नहीं है। उसका रास्ता भी तुमसे कठिन होगा। अपने दादा पर भरोसा रखो, तुम जल्द ही उसे पीछे छोड़ दोगे, इसलिए इस छोटी सी बात को भूल जाओ। फैंग युआन तुम्हारा ओपोनेंट नहीं है, वो तुम्हारे काबिल भी नहीं है। तुम्हारे असली दुश्मन ए ग्रेड वाला फैंग झेंग और मो परिवार का मो बे हैं, समझें? जी धन्यवाद ग्रैंडपा, मैं समझ गया। अब मैं जाकर अपनी ग्यू रिफाइन करता हूँ। गु युए ची चेन के चेहरे से उदासी गायब हो गई और उसके स्थान पर लड़ने का जोश लौट आया। एल्डर गु युए चिलियन ने सिर हिलाया, संतुष्ट होकर मुस्कुराए और बोले, शाबाश मेरे पोते, भले ही तुम्हारा टैलेंट सी ग्रेड है, पर चिंता मत करो, दादा तुम्हारा पूरा साथ देगा। बाद में मैं खुद आऊंगा और एक रैंक 3 गू वर्म की ऑरा का इस्तेमाल करके तुम्हारे मूनलाइट गू की विल दबाकर तुम्हें रिफाइन करने में मदद करूंगा। आसमान नीला और एकदम साफ था, जैसे अभी अभी किसी ने धोकर चमका दिया हो। सूरज सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। सफेद बादलों के झुरमुट धीरे धीरे तैरते जा रहे थे और रंग बिरंगे मोर जैसे पंखों वाले तोते आकाश के नीचे उड़ते हुए चहक रहे थे। ये सब बादलों के नीचे तीर के आकार की कतार में उड़ रहे थे। ये रंग बिरंगे तोते सिर्फ वसंत ऋतु में ही बड़े झुंड में दिखाई देते थे। इनके पूरे शरीर पर इंद्रधनुष जैसे रंगों वाले पंख होते थे, शरीर चील जितना बड़ा और चोंच तोते जैसी, लेकिन उनकी पूंछ मोर जैसी लंबी और बहती हुई होती थी। फांग युआन को जीवन गू को रिफाइन करने की परीक्षा में पहला स्थान पाए हुए पूरे 10 दिन हो चुके थे। पहाड़ पर वसंत की हवा बह रही थी, हर तरफ हरी घास फैली थी, जंगली फूल उत्साह से खिले हुए थे और मधुमक्खियां व तितलियां मिलकर नाच रही थीं। चारों ओर जीवन की हलचल थी, वसंत की खूबसूरती चरम पर थी। वसंत की ताजगी इतनी गहरी थी कि ट्रेनिंग ग्राउंड को घेरे हुए ऊंची बांस की दीवारें भी उसे रोक नहीं पा रही थीं। ये ट्रेनिंग ग्राउंड कुल 3 मुंह 1 का था। जमीन समतल थी और उस पर चौड़े भूरे ग्रे ग्रेफाइट की मोटी परत बिछी थी। चारों ओर हरे भाले जैसे बांस घने और सीधे उगे हुए थे, जिनसे हरी ऊंची दीवार का घेरा बना हुआ था। दीवार के कोनों के पास पत्थर थे, लेकिन फिर भी कई जगह हरी घास उगी हुई थी। बांस के बीच बीच में कुछ जंगली गुलाब भी बाहर से झांकते थे, कुछ तो दीवार पर चढ़ भी गए थे। 55-57 किशोर, जिनकी उम्र 15 साल थी, अभी ट्रेनिंग फील्ड के बीच में खड़े थे। वे सब आधा घेरा बनाकर अकेडमी के एल्डर को देख रहे थे, जो बीच में खड़ा उन्हें पढ़ा रहा था। आज का सबक था मूनलाइट गू का इस्तेमाल सिखाना। एल्डर ने कहा, मूनलाइट गू हमारी गू युए क्लान का प्रतीक है, जैसे शियोंग हाउस का बे स्ट्रेंथ गू और बाय हाउस का स्ट्रीम गू है। तुम में से ज्यादातर ने मूनलाइट गू को ही अपना वाइटल गू चुना है, इसलिए ध्यान से देखना। मैं खुद तुम्हें दिखाऊंगा कि मूनलाइट गू से हमला कैसे किया जाता है, और जिनका वाइटल गू मूनलाइट नहीं है वे भी ध्यान लगाओ। ये लंबी दूरी का एक क्लासिकल हमला है, जिसे अन्य गू के साथ भी अपनाया जा सकता है। इतना कहकर एल्डर ने अपना दायां हाथ फैलाया, 5 उंगलियां खोल दी और हथेली नीचे की, ताकि सब उसकी हथेली का बीच देख सकें। वो बोला, सबसे पहले अपने मन से मूनलाइट गू को चलाओ और उसे हथेली के बीच ले आओ। उसकी बात के साथ ही मूनलाइट गू का अर्धचंद्र निशान उसके हाथ से होते हुए हथेली में आ गया। फिर एल्डर ने कहा, अब अपने एपर्चर की प्राइमीवल एसेंस को मूनलाइट गू में उड़े लो। उसके शरीर से चांदी सी सफेद प्राइमीवल एसेंस की पतली सी लड़ी निकली, जो लगभग नजर भी नहीं आ रही थी। वो सीधा हथेली में बसे मूनलाइट गू में समा गई। एल्डर रैंक 3 रेल्म का गू मास्टर था। केवल रैंक 3 के गू मास्टर ही ऐसी सफेद चांदी जैसी प्राइमीवल एसेंस पैदा कर सकते थे। रैंक 1 में एसेंस को हरा तांबा प्राइमीवल एसेंस कहते थे, रैंक 2 में लाल लोहे की एसेंस, और रैंक 3 पर आते ही वो सफेद चांदी की प्राइमीवल एसेंस बन जाती थी। जैसे ही वो एसेंस मूनलाइट गू में समाई, एल्डर की हथेली का अर्धचंद्र निशान तुरंत और तेजी से चमकने लगा। दिन का उजाला होते हुए भी हथेली से हल्की नीली चमक निकल रही थी। किशोरों के मुंह से अनायास निकल पड़ा, कितना सुंदर है, कितना अद्भुत लग रहा है। वो हल्की नीली रोशनी एकदम साफ पानी जैसी थी। उसकी हथेली मानो चांदनी का कटोरा बन गई हो। एल्डर हल्का मुस्कुराया और बोला, अब ध्यान से देखो, आखिरी कदम यही है, इसे बाहर निकालना।
उसने धीरे धीरे उंगलियां बंद की, हाथ सीधा आगे बढ़ाया और हथेली को काटने जैसी गति में हिलाया। सूं की आवाज हुई। हथेली से निकली हल्की नीली रोशनी सीधी निकलकर हवा में चांद जैसी छोटी मून ब्लेड बन गई। ये नीली अर्धचंद्र तलवार हवा चीरती हुई सीधी जाकर 10 मीटर दूर बने घास के पुतले की गर्दन पर लगी। ची की आवाज हुई और मोटी गर्दन एकदम साफ कट गई। पुतला डगमगाया और उसका सिर नीचे गिर पड़ा। मून ब्लेड थोड़ी दूर और गई, लेकिन धीरे धीरे फीकी पड़कर हवा में विलीन हो गई। कटे हिस्से को देख किशोरों की आंखें फटी रह गईं। जगह इतनी साफ कटी थी जैसे किसी तेज हंसिये से काटी गई हो। कुछ किशोरों ने अपनी गर्दन छू ली, मानो सोच रहे हों कि अगर ये उन पर पड़ती तो क्या होता। सबकी आंखों में चमक थी, फुसफुसाहट और जोश की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन भीड़ के बीच छिपा फांग युआन शांत चेहरा लिए खड़ा रहा। पिछले जीवन में उसने रैंक 6 तक कल्टीवेशन किया था और मिडिल किंगडम में ब्लडविंग डीमन सेक्ट बनाई थी। हजारों डिसाइपल्स को सिखाया और डेमोनिक फैक्शन का बड़ा नाम बना। अकेडमी एल्डर तो बस रैंक 3 का गू मास्टर था। ये सब उसके लिए बच्चों का खेल था। उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं हुई। एल्डर ने कहा, जिन जिन ने मूनलाइट गू रिफाइन कर लिया है वे आगे बढ़ो। हर कोई अपने सामने वाले पुतले को निशाना बनाकर कोशिश करो। लगभग 35 किशोर आगे आए। क्लान में 100 बच्चे अवेकनिंग सेरेमनी में शामिल हुए थे, जिनमें से 57 के पास टैलेंट था। उनमें 35 ने मूनलाइट गू रिफाइन कर लिया था। बाकी सब डी ग्रेड टैलेंट के थे, रिफाइन नहीं कर पाए। सब कतार में खड़े हो गए। हर किसी के सामने 10 मीटर दूर एक घास का पुतला था। फांग युआन भी बीच में खड़ा था, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। सभी ने हथेली में मूनलाइट गू ले आए और एसेंस डाला। लेकिन जब उन्होंने हथेली घुमाकर बाहर निकालने की कोशिश की तो मुश्किल से 7-8 ही मून ब्लेड्स निकले। वो भी कोई आधे में बुझ गई, कोई हवा में बिखर गई, कोई आसमान की तरफ चली गई। सबको एहसास हुआ कि ये एल्डर जितना आसान दिखा रहा था उतना आसान नहीं है। एल्डर शांत खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये नज़ारा वो हर साल देखता था। कुछ ही मिनटों में सब धीरे धीरे मून ब्लेड निकालने लगे। पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड नीली धारियों से भर गया। लेकिन पुतलों को निशाना बनाने वाले गिने चुने ही थे, और वो भी किस्मत से। एल्डर ने हर किसी को समझाना शुरू किया, खासकर फैंग जेंग, मोबे और चीचेंग को। लेकिन सी ग्रेड वालों जैसे फांग युआन को बस 2 वाक्य कहे। फांग युआन हथेली में रोशनी समेटे रहा, बार बार हवा में वार किया, लेकिन बाहर नहीं छोड़ा। फिर मौका देखकर उसने हल्का हाथ घुमाया और एक मून ब्लेड निकाल दी। उसने अपने पुतले की बजाय बगल वाले पर निशाना लगाया। नीली धार सीधी गई और पुतले की गर्दन चीर गई। लेकिन कुछ ही पल में पुतले की घास फिर से जुड़ने लगी। वो पुतला सामान्य स्कैरक्रो नहीं था, बल्कि रैंक 1 स्कैरक्रो गू था, जो नेचर टाइप की सेल्फ रिकवरी क्षमता रखता था। अगर उसे एक बार में पूरा ना काटो तो वो तुरंत ठीक हो जाता। किशोर चिल्ला उठे, वाह, किसका था ये? कितना जबरदस्त लगा। एल्डर ने भी ध्यान दिया और पूछा, ये किसका था? वो बगल वाले लड़के को देखकर बोला। लड़का हक्का बक्का रह गया, लेकिन सबके देखने पर उसने सिर हिलाकर मान लिया कि वही था। किशोर उसे देखकर वाह वाह करने लगे। कुछ लड़कियां पूछने लगीं, ये कौन है? मोबे ने सोचा, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। फैंग जेंग ने राहत की सांस ली कि ये बिग ब्रदर नहीं था। एल्डर ने उस लड़के को प्रोत्साहित किया, अच्छा किया, मेहनत जारी रखो। लड़का खुश हो गया। फिर एल्डर ने घोषणा की, 3 दिन बाद मैं सबका परिणाम देखूंगा। जो सबसे अच्छा करेगा उसे 10 प्राइमीवल स्टोन्स इनाम में मिलेंगे। सभी किशोर जोश में चिल्लाए, हाँ। लेकिन कुछ मिनटों बाद सब थकने लगे। प्राइमीवल एसेंस जल्दी खत्म हो रही थी। कई सी ग्रेड वाले बोले, मेरी तो बस 3 मून ब्लेड निकल पाई। एल्डर ने सब देखकर मन ही मन आह भरी। यही फर्क है। जिनका टैलेंट ऊंचा है उनके पास एसेंस ज्यादा होती है, रिकवरी तेज होती है, अभ्यास के मौके भी ज्यादा मिलते हैं। कम टैलेंट वालों के लिए ये रास्ता बहुत क्रूर है। सूरज ढल चुका था। आसमान में डूबते सूरज की लालिमा अब भी जल रही थी। दूर दराज के माउंटेन राखी धूल की मोटी परत से ढक गए थे, जो धीरे धीरे कालेपन में बदल रही थी। अकेडमी में दिन की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। विद्यार्थी 2-2, 3-3 के समूह में अकेडमी से बाहर निकल रहे थे। आज बहुत अच्छा लगा, मैंने काफी कुछ सीखा, खासकर मूनलाइट गू का इस्तेमाल करना। हवा में जब मून ब्लेड उड़ता है तो कितना अच्छा लगता है। अफसोस मेरी टैलेंट इतनी नहीं है। आगे चलकर मैं तो बस लॉजिस्टिक्स गू मास्टर बन पाऊंगा, बैटलफील्ड पर जाने लायक नहीं बन सकूंगा। ये एक्साइटेड टीनेजर्स खुशी खुशी बातें कर रहे थे। कुछ ने अपने दोस्तों को पुकारा, चलो खाना खाते हैं, थोड़ा राइस वाइन भी पी लेते हैं, क्या कहते हो? हाँ हाँ, बुरा विचार नहीं है। तुम लोग जाओ, मैं पहले एकेडमी के गू रूम के बगल वाली दुकान से एक घास का पुतला ले लूंगा। घर जाकर अभ्यास करना आसान रहेगा। फांग युआन अकेले गू रूम की तरफ गया। अकेडमी के गू रूम में कई रैंक 1 गू वर्म्स रखे रहते थे। इनमें कई किस्में और रूप होते थे। फांग युआन को उसका मूनलाइट गू भी वहीं से फ्री में मिला था। कभी कभी विद्यार्थियों को एक गू वर्म चुनने का मौका फ्री में मिलता था, लेकिन अतिरिक्त गू चाहिए तो प्राइमीवल स्टोन्स देकर लेना पड़ता था। इस वक्त फैंग युआन की और कोई गू रिफाइन करने की इच्छा नहीं थी।
वो गू रूम के पास की बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। एक छोटी सी दुकान में 7 विद्यार्थी थे। सब काउंटर पर मालिक से घास का पुतला खरीदने के लिए मोल भाव कर रहे थे। अरे तुम जूनियर, दुकान संभालने वाला रैंक 1 गू मास्टर 20-22 साल का था। फांग युआन को देखते ही उसने मुस्कुराकर अभिवादन किया, साथ ही अपने ग्राहकों से सौदा कर रहा था। फांग युआन थोड़ी हैरान हुआ। उसे पता चला कि ये वही जियांग या है, वही यंग गू मास्टर जिसने सराय में शिकारियों को सबक सिखाया था। ओह आप सीनियर, फैंग युआन ने सिर हिलाया, चेहरा बिल्कुल भावहीन। जियांग या ने काउंटर से एक घास का पुतला निकालकर एक विद्यार्थी को दिया और उसी समय फैंग युआन की ओर दोस्ताना मुस्कान फेंकते हुए बोला, जूनियर ब्रदर, तुम भी घास का पुतला लेने आए हो क्या? अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक रख देता हूं, बस 3 प्राइमेवल स्टोन्स देने होंगे। ये चीजें बहुत बिकती हैं, अभी सिर्फ 7 बचे हैं। अगर देर करोगे तो स्टॉक खत्म हो जाएगा। जियांग या का बर्ताव मॉडल्स के लिए घमंडी था, लेकिन फैंग युआन जैसे लोगों के लिए वो बड़ा विनम्र और नेकदिल दिखता था। फैंग युआन मन ही मन हंस पड़ा। उसने सोचा, ये जियांग या सच में बिजनेस करना जानता है। ये ग्रास पपेट तो स्केरक्रो गू से बनाए जाते हैं। इनमें डाली जाने वाली प्राइमीवल एसेंस समेत इनकी लागत 1.5 प्राइमीवल स्टोन से ज्यादा नहीं होती। सीनियर, ये सही नहीं है। पहले आओ पहले पाओ होना चाहिए, फिर इसके लिए क्यों अलग रखोगे? हाँ, हम सब तो पहले से आए हैं। अगर बिजनेस करना है तो नियम मानो। 3 स्टोन्स ही सही, ये लो प्राइमीवल स्टोन्स, एक ग्रास पपेट दे दो। जैसे ही सबने सुना कि सिर्फ 7 पपेट बचे हैं, दुकान के भीतर मौजूद यंगस्टर्स बेचैन हो गए। मूल भाव छोड़कर सबने तुरंत स्टोन्स निकालकर खरीद लिया। जल्दी ही 7 खुश विद्यार्थी दुकान से बाहर निकल गए। जूनियर, क्या तुम घास का पुतला लेना चाहते हो? जियांग या हंसते हुए बोला, असल में 7 बिक गए हैं, लेकिन नीचे संदूक में 8वां पपेट छुपा है। अभी नहीं लिया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। फैंग युआन को उस ग्रास पपेट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सिर हिलाया और काउंटर पर एक प्राइमीवल स्टोन रखकर बोला, मुझे 10 मून ऑर्किड पेटल्स चाहिए। जेन या चौंका। उसने फैंग युआन की आंखों में ध्यान से देखा, फिर स्टोन उठाकर काउंटर की दराज खोली और एक कागज का पैकेट निकाला। 10 मून ऑर्किड पेटल्स, एक भी कम नहीं। कृपया चेक कर लो। फांग युआन ने वहीं जांच लिया, सब सही था। फिर वो दुकान से बाहर निकल गया। जू को खिलाना पड़ता है। एक गू मास्टर गू को रिफाइन करता है, इस्तेमाल करता है और साथ ही उन्हें पालना भी पड़ता है। रिफाइनिंग मुश्किल काम है, उसमें काउंटर अटैक का खतरा होता है। गू का इस्तेमाल आसान नहीं, ढेर सारा अभ्यास चाहिए। और गू को पालने का ज्ञान तो और भी गहरा है, क्योंकि हर तरह के गू की खुराक अजीबोगरीब होती है। कोई मिट्टी खाता है, कोई स्टारलाइट, कोई आंसू, कोई तो 9 आसमान की हवा और बादलों पर पलता है। फांग युआन के मौजूदा 3 गू को ही देख लो। मूनलाइट गू को सुबह शाम 2 बार मून ऑर्किड पेटल्स खिलाने पड़ते हैं, हर बार 2 पेटल्स। लिकर वर्म को शराब चाहिए। हरे बांस की शराब का एक घड़ा उसे 4 दिन तक चला देता है। और स्प्रिंग ऑटम सिकाडा तो और भी अनोखा है, वो सीधे रिवर ऑफ टाइम से पीता है और अपनी ताकत बनाए रखता है। ये रिवर ऑफ टाइम ही इस दुनिया की धारा को थामे हुए है। ये कहीं आसमान में दूर नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के बिल्कुल पास बह रही है। हर जीव के हर कदम के पीछे समय की यही धारा होती है। समय बहते पानी जैसा है, तेजी से आगे खिसकता चला जाता है। रिवर ऑफ टाइम अदृश्य और रंगहीन है, लेकिन सच में हर प्राणी इसी में जीता है। मून ऑर्किड पेटल्स का पैकेट खरीदकर फैंग युआन सराय गया और ग्रीन बैम्बू वाइन लिया। लिकर वर्म घटिया राइस वाइन या दूसरी शराब से भी जी सकता है, लेकिन तब उसे बहुत ज्यादा मात्रा चाहिए होती। रोज के रोज कई घड़े। हिसाब लगाकर फैंग युआन ने तय किया कि सीधे ग्रीन बैम्बू वाइन लेना बेहतर है। इससे सस्ता भी पड़ेगा और शक भी नहीं होगा। यंग सर, आप आ गए। सराय के नौकर फैंग युआन को पहचानने लगे थे। फैंग युआन ने सीधे 3 प्राइमीवल स्टोन्स दिए और आराम से बोला, एक घड़ा, ग्रीन बैम्बू वाइन और कुछ अच्छे खाने बना दो। बाकी पैसे यहीं लिख लो। महीने के अंत में जब एक स्टोन पूरा हो जाएगा तब हिसाब से काट लेना। भले ही फैंग युआन अब अकेडमी के हॉस्टल में रहता था, लेकिन शराब लेने के लिए वो हमेशा इसी सराय आता और यहीं खाना खाता। ठीक है यंग सर, बैठ जाइए, खाना तुरंत आ रहा है, नौकर ने कहा और मेज पहुंचकर चला गया। सचमुच कुछ देर में खाना आ गया। फैंग युआन खाते खाते हिसाब लगाता रहा। एक स्टोन में 10 पेटल्स मिलते हैं। मूनलाइट गू रोज 4 पेटल्स खाता है। एक घड़ा ग्रीन बैम्बू वाइन 2 स्टोन्स का पड़ता है और लिकर वर्म को 4 दिन चलाता है। यानी इन दोनों गू को पालने में रोजाना तकरीबन 1 स्टोन खर्च हो जाता है। ऊपर से देखने में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन सच में ये बहुत महंगा पड़ता है। एक साधारण मॉडल परिवार 3 लोगों का खर्चा महीने भर में सिर्फ 1 प्राइमीवल स्टोन होता है। गू रिफाइन करना शुरू करने से लेकर अब तक 16 दिन बीत चुके थे। सिर्फ गू पालने में ही फैंग युआन 14 और आधा स्टोन्स खर्च कर चुका था। मैंने फ्लावर वाइन ट्रेजर पाया, फैंग जेंग का बैग ले लिया और पहला इनाम भी मिला। मेरी संपत्ति 44 और आधा स्टोन तक पहुंच गई थी। लेकिन रिफाइनिंग के शुरुआती दिनों में मैंने 6 और आधा स्टोन बर्बाद किया, फिर 14 और आधा स्टोन्स गू खिलाने में गए। जिंदगी का खर्चा आधा स्टोन और अब शायद 20 स्टोन्स ही बचे हैं। फैंग युआन ने थैला निकाला।
खोला तो उसमें अंडाकार बत्तख के अंडे जितने बड़े धूसर सफ़ेद प्राइमीवल स्टोन्स गिने। सचमुच सिर्फ 20 बचे थे, यानी अगर यही हाल रहा तो आधे महीने में उसका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। जबकि उसके साथी गुयुए मोबे और गुयुए चीचेंग जैसे अमीर थे, जिनके पास ढेरों स्टोन्स थे और रिश्तेदार भी मदद करते थे। फैंग युआन को खुद ही रास्ता निकालना था। अंकल और आंट पहले ही मेरा खर्चा बंद कर चुके हैं, लेकिन हर हफ्ते एकेडमी से हर विद्यार्थी को 3 स्टोन्स मिलते हैं। लगता है 3 दिन बाद मूनब्लेड परीक्षा में मुझे अच्छा दिखाना होगा और वो 10 स्टोन का इनाम लेना होगा। फैंग युआन खाते खाते सोच रहा था। उसकी उम्र शरीर बढ़ने की थी, कब सारा खाना खत्म हो गया उसे पता भी न चला। ग्रीन बैम्बू वाइन का घड़ा उठाकर वो सराय से बाहर निकल रहा था, तभी नौकर दौड़ता आया। यंग सर, एक बात बतानी थी। महीने भर में व्यापारिक कंपनी गांव आने वाली है। परंपरा के मुताबिक वे हमेशा हमारी दुकान से ग्रीन बैम्बू वाइन खरीदते हैं। आप तो अक्सर ये शराब लेते हैं, इसलिए मालिक ने कहा कि आपको पहले से बता दूं। कंपनी को बेचने के बाद हमारे पास स्टॉक कम बचेगा। अच्छा, ऐसा है। फैंग युआन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। उसके पास 500 साल का अनुभव था। वो आसानी से समझ गया कि जियांग या की बातें चालाकी भरी थीं, जबकि ये नौकर सच्ची बात बता रहा था। मामला थोड़ा झंझट वाला था। लिकर वर्म को लंबे समय तक ग्रीन बैम्बू वाइन चाहिए ही था। अगर ये दुकान का स्टॉक खत्म हो गया तो उसे घटिया शराब का ढेर लगाना पड़ता। वो रोज कई घड़े शराब पिए, ये शक पैदा करता। सोचकर फैंग युआन ने 10 स्टोन्स निकाले और बोला, तो फिर 5 और घड़े दे दो। इन्हें मेरे साथ अकेडमी के हॉस्टल तक पहुंचाकर कमरे में रखवा दो। ठीक है यंग सर, नौकर ने तुरंत स्वीकार किया। मून ऑर्किड पेटल्स बिना विशेष भंडारण के 5 दिन ही चलते थे, इसलिए फैंग युआन हर बार बस 1 पैकेट ही लेता था। लेकिन ग्रीन बैम्बू वाइन बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहता था, इसमें कोई परेशानी नहीं थी। कुछ नौकर फैंग युआन के साथ हॉस्टल पहुंचे और घड़े उसके बिस्तर के नीचे रखकर चले गए। थैले को देखकर जो अचानक पिचक गया था, फैंग युआन ने गहरी सांस ली। गू रिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन गू पालना भी आसान नहीं। ये तो गनीमत है कि उसे पिछले जन्म का 500 साल का अनुभव था, वरना उसे भी गू चलाने की प्रैक्टिस करनी पड़ती और प्राइमीवल एसेंस बहुत खर्च होता। फिर एसेंस खत्म होने पर और स्टोन्स खरीदने पड़ते। बाकी उसके हमउम्र विद्यार्थियों को मूनलाइट गू की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। कई बार एसेंस खर्च करके प्रोफिशिएंसी बढ़ाना पड़ता था, इसलिए ज्यादा स्टोन्स चाहिए होते। ऊपर से एक ग्रास पपेट 3 स्टोन्स का आता था। सब पैसा ही पैसा। शुक्र है कि स्प्रिंग ऑटम सिकाडा को समय चाहिए और कुछ नहीं, वरना मैं कब का कंगाल हो चुका होता। उसे पालना नामुमकिन था। फैंग युआन ने राहत महसूस की। जितना ऊंचा गू होता है, उसकी खुराक उतनी ही महंगी और दुर्लभ होती है। साधारण रैंक 2 गू ही रोजाना 2 स्टोन्स तक खा जाता है, और कई गू तो ऐसी चीजें खाते हैं जो बाजार में मिलती ही नहीं। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा का खाना समय था, सच में सबसे अनमोल। आखिर कहा भी गया है, सोने का टुकड़ा देकर भी समय का एक पल नहीं खरीदा जा सकता। पैसा कितना भी हो, क्या तुम समय खरीद सकते हो? सिद्धांत में एक गू मास्टर अनगिनत गू रिफाइन कर सकता है, चाहे 10 हो, 100 हो या 1000। लेकिन असलियत में एक गू मास्टर के पास ज्यादातर 4-5 गू ही होते हैं। सबसे बड़ा कारण है खर्चा। जितना बड़ा गू उतना महंगा उसका पालन। गू मास्टर को सिरदर्द हो जाता है। दूसरा कारण है इस्तेमाल। मूनलाइट गू से एक मून ब्लेड छोड़ने में 10% प्राइमीवल एसेंस लग जाता है। सी ग्रेड टैलेंट वाला गू मास्टर 3-4 बार में खाली हो जाता है। तो इतने सारे गू पाल भी लिए तो क्या फायदा, इस्तेमाल ही न कर पाओ। इसीलिए गू मास्टर्स में कहावत है, गू पालना मतलब रखेल पालना। रखेल रखो तो खाना पीना, कपड़े लत्ते, घर सब चाहिए, खर्चा ही खर्चा। जितनी ज्यादा रखो उतना ही महंगा। आम आदमी के बस की बात नहीं। ऊपर से आदमी की ताकत भी सीमित होती है। क्या सिर्फ दिखाने के लिए पालोगे? जैसे जैसे गू मास्टर का रैंक बढ़ता है, वैसे वैसे गू का खाने का स्तर भी बढ़ता है। इसीलिए भले ही रिफाइन करने की कोई सीमा न हो, पर आधा पालें तो कंगाल हो जाएं। 3 दिन बाद शरीर को झुकाकर मुक्के से बचना, ये सबसे आम तरीका है किसी उड़ते हुए मुक्के को रोकने का। जब दुश्मन हमला करे तो तुरंत नीचे बैठ जाना और साथ ही पलटवार करना, सीधा उसके पेट और कमर पर वार करना। किसी भी स्विंगिंग फिस्ट से डरना नहीं चाहिए। जो लोग शुरुआत में ही ऐसे हाथ पांव मारने लगते हैं, वे ज्यादातर बिना दिमाग वाले, उतावले और जल्दबाज होते हैं। अकादमी के मार्शल आर्ट्स के मैदान में मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर बोलते हुए अपने हाथों से हरकत दिखा रहे थे। एक लकड़ी का कठपुतला आगे से दायां मुक्का घुमाते हुए आया। इंस्ट्रक्टर ने झट से नीचे बैठकर हमले से बचाव किया और फिर सीधे कठपुतले के पेट पर मुक्के बरसाए। कुछ ही वारों में वो कठपुतला नीचे गिर पड़ा। चारों तरफ छात्र खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर ऊब चुके थे। किसी को ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। अकादमी में कई तरह के पाठ पढ़ाए जाते थे और ये पाठ सिर्फ मार्शल आर्ट्स की नींव सिखाता था। हाथ पांव से लड़ने की कला मूनलाइट गू की चमकदार और ठंडी मून ब्लेड के सामने फीकी लगती थी। इस वजह से ज्यादातर छात्र ध्यान नहीं दे रहे थे। अगली कक्षा में मूनलाइट गू का असेसमेंट होगा। अब तक कितनी प्रैक्टिस की है तुम लोगों ने? मैं अभी ठीक हूं। मैं 3 मून ब्लेड्स निकाल लेता हूं, लेकिन उनमें से बहुत कम सही से लगते हैं।
ज़्यादातर तो सिर्फ 2 ही ग्रास पपेट पर लगते हैं। हाँ, मेरे साथ भी यही है। मैंने खास तौर पर एक ग्रास पपेट खरीदकर घर पर ही इन दिनों खूब प्रैक्टिस की है। ये छोटे छोटे टीनेजर्स आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उनका ध्यान अब पाठ पर नहीं था, बल्कि आने वाले असेसमेंट पर था। इसी असेसमेंट के लिए वो लोग कक्षा के बाद लंबे समय तक मेहनत करते आए थे और अब बेचैनी से अपनी हथेलियां और पैरों को हिला डुला रहे थे। छात्रों की बातें इंस्ट्रक्टर के कानों तक पहुंची। मार्शल आर्ट्स कोच ने तुरंत गुस्से से घूरा और चिल्लाए, कक्षा में बात करना मना है, सब चुप रहो और ध्यान से देखो। वो रैंक 2 गू मास्टर थे, शरीर कसा हुआ और ताकतवर। उनका ऊपरी हिस्सा नंगा था और उनकी कांस्य रंग की खाल पर अनगिनत पुराने जख्मों के निशान थे। जोरदार आवाज में गरजते ही उनका रौब पूरे मैदान पर छा गया। मैदान पर तुरंत सन्नाटा छा गया। मार्शल आर्ट्स की नींव सबसे ज्यादा अहम है, खासतौर पर गू मास्टर के शुरुआती समय में ये किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी होती है। सब ध्यान से देखो। इतना कहकर इंस्ट्रक्टर ने एक और लकड़ी का कठपुतला बुलाया। यह हल्का पीला कठपुतला 2 मीटर लंबा था। उसके बड़े बड़े लकड़ी के पैर फर्श की नीली ईंटों पर चलते ही तेज आवाज कर रहे थे। वो कठपुतला हाथ फैलाकर बेढंग ढंग से इंस्ट्रक्टर की ओर झपटा। इंस्ट्रक्टर ने उसके वार से बचकर उसके कमर को कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से आगे धक्का दिया। बड़ा और भारी कठपुतला जमीन पर जा गिरा। फिर इंस्ट्रक्टर उसके पेट पर चढ़कर लगातार उसके सिर पर मुक्के बरसाने लगे। कुछ ही क्षणों में कठपुतले का सिर चकनाचूर हो गया और वो बेसुध पड़ा रहा। इंस्ट्रक्टर खड़े हुए, सांसें शांत और लंबी थीं। उन्होंने छात्रों को समझाया, जब किसी बड़े और लंबे दुश्मन से आमने सामने भिड़ो तो डरना मत। दुश्मन का संतुलन बिगाड़ना सबसे समझदारी भरा तरीका है। जैसे मैंने अभी किया, कमर पकड़ो, उसकी कूल्हों को काबू में लो और फिर ताकत से धक्का देकर उसे गिरा दो। उसके बाद मौका देखकर ऊपर चढ़ो और लगातार वार करो। जिनके पास बचाव की क्षमता नहीं है वे तुरंत ढह जाएंगे। छात्रों ने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन उनकी आंखों में न मानने वाला भाव साफ था। कोच ने ये सब देखा और मन ही मन कड़वा हंस पड़े। हर बैच ऐसा ही होता है। ये किशोर हमेशा चकाचौंध वाली चीजों से जल्दी प्रभावित होते हैं। बिना अनुभव के उन्हें मार्शल आर्ट्स की नींव की अहमियत समझ में नहीं आती। असल में गू मास्टर के शुरुआती दौर में जबकि मार्शल आर्ट साधारण लगती है, ये वास्तव में ब्लेड अटैक से कहीं ज्यादा जरूरी होती है। याद रखो, नजदीकी लड़ाई में हमेशा दुश्मन की आंखों पर मत घूरो, नजर उसके कंधे पर रखो। चाहे मुक्का हो या लात, पहले कंधा ही हिलेगा। नजदीकी लड़ाई में सबसे अहम चीज है रफ्तार, लेकिन यहां रफ्तार का मतलब हाथों से नहीं, पैरों से है। दूरी सबसे अच्छा बचाव है। पैरों को हमेशा लचीला रखो, तभी ताकत अचानक उभर कर बाहर निकलेगी। मुक्के से वार करते वक्त हमेशा तिकोना सहारा बनाए रखो, वरना तुम खुद ही गिर जाओगे जबकि दुश्मन खड़ा रह जाएगा। इंस्ट्रक्टर धैर्य से बताते गए और साथ में हर चीज दिखाते गए। ये सब उनके अनगिनत युद्धों का लहू और आंसुओं से कमाया हुआ अनुभव था। लेकिन छात्रों को इनकी कद्र नहीं थी। वे धीरे धीरे फिर से फुसफुसाने लगे। उनका ध्यान अब भी अगले मूनलाइट असेसमेंट पर था। ये मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर बहुत सच्चा है, लेकिन उसकी पढ़ाने की शैली गलत है। भीड़ के बीच चुपचाप खड़े फेंग युआन ने कभी सिर हिलाया, कभी झटका। इंस्ट्रक्टर बिना किसी अनुशासन के पढ़ा रहा था, जैसे जो दिमाग में आया वही कह दिया। इसलिए बातें बिखरी बिखरी और उलझी हुई थीं। शुरू में छात्र ध्यान से सुन रहे थे, पर धीरे धीरे उनका मन उचट गया। सिर्फ फेंग युआन ही पूरी तन्मयता से सुन रहा था। दूसरों के लिए ये पढ़ाई थी, पर उसके लिए दोहराना था। उसकी लड़ाई का अनुभव इंस्ट्रक्टर से कहीं ज्यादा था, लेकिन किसी और की बातें सुनना भी कल्टीवेशन का हिस्सा था। गू मास्टर की लड़ाई आमतौर पर 2 तरह की होती है, एक नजदीकी, दूसरी दूर से। मूनब्लेड दरअसल रेंज्ड अटैक है, लेकिन सख्ती से कहें तो इसकी दूरी बस 10 मीटर तक ही कारगर थी, इसलिए इसे मध्य दूरी का ही हमला कहा जा सकता है। नजदीकी लड़ाई वाले गू मास्टर की मिसाल यही इंस्ट्रक्टर थे। ये लोग ऐसे गू चुनते हैं जो उनके शरीर की ताकत, गति, सहनशक्ति, फुर्ती को बढ़ाते हैं। जैसे इस इंस्ट्रक्टर का पूरा शरीर कांसे जैसी त्वचा से ढका हुआ था। ये उनकी प्राकृतिक त्वचा नहीं, बल्कि कॉपर स्किन गू का असर था। ये गू उनकी त्वचा को बहुत सख्त और मजबूत बनाता था, जिससे वो और अधिक चोटें झेल सकते थे। एक मून ब्लेड फेंकने में 10% प्राइमीवल एसेंस लग जाता है। अब सोचो, गू मास्टर कितनी बार मून ब्लेड चला सकता है? गिनती की बार। खास तौर पर बिगिनर्स तो सही से मार भी नहीं पाते। ऐसे में ये बस एक ट्रम्प कार्ड जैसा है। डराने की ताकत इसकी असल मार से कहीं ज्यादा है। रैंक 1 गू मास्टर के लिए असली सहारा मार्शल आर्ट्स ही है, क्योंकि ये टिकाऊ है, भरोसेमंद है। अफसोस, ये बात उन्हें तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक खुद अनुभव ना करें। फेंग युआन ने अपने साथियों पर हल्की नजर डाली और होठों पर एक हल्की सी हंसी तैर गई। मार्शल आर्ट्स की कक्षा आखिरकार खत्म हुई। थोड़ी देर आराम के बाद छात्रों की आंखें फिर से चमक उठीं। अकादमी एल्डर देर से पहुंचे। उन्होंने हाथ हिलाकर सीधा कहा, ठीक है, आज परिणाम देखने का दिन है। 5-5 लोग आओ और क्रम से 3 बार मून ब्लेड चलाओ। पहला समूह आगे बढ़ा। मून ब्लेड हवा में चमकते हुए निकले। 3 दौर में बस 9 बार कठपुतलों पर लगे। अकादमी एल्डर ने हल्का सिर हिलाया।
ये परिणाम बहुत खराब था। सबसे बड़ी बात कि 5 में से सिर्फ 2 ही छात्र लगातार 2 मून ब्लेड्स चला पाए। तुम लोग आगे और मेहनत करो, खासकर तुम दोनों, एल्डर ने छोटी सी डांट लगाई और फिर कहा, अगला समूह। दोनों छात्र सिर झुकाए उदास मन से बाहर चले गए। उनमें से एक लड़की थी। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और मन भारी था। वो सी ग्रेड की टैलेंट थी। उसके पास प्राइमीवल स्टोन्स खर्च करके जल्दी एसेंस भरने का सामर्थ्य नहीं था, इसलिए पिछले 3 दिनों में वो बहुत कम अभ्यास कर पाई और नतीजा ये हुआ कि उसके मून ब्लेड भी कमजोर निकले। गू मास्टर बनने के लिए धन चाहिए, गू रिफाइन करने के लिए, गू पालने के लिए, यहाँ तक कि गू का अभ्यास करने के लिए भी। पर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता? भले ही उसके माता पिता उसे सहारा देते थे, लेकिन हर घर की अपनी परेशानियां होती हैं। तंगी अक्सर गू मास्टर की सबसे बड़ी मुश्किल होती है। वैसे भी मुझे नंबर 1 बनने का कोई चांस नहीं, तो क्यों ना मैं छोड़ दूं और प्राइमीवल स्टोन्स बचाऊं, यही मेरे लिए बेहतर होगा। ये सोचते ही उसके दिल को थोड़ी शांति मिल गई। असल में ऐसे सोचने वाले और भी छात्र थे। अभ्यास की कमी से बहुतों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। एल्डर की भौहें और सिकुड़ गईं। फैंग युआन ने देखा और मन ही मन सिर हिलाया। ये लोग सचमुच दयनीय हैं। थोड़े से प्राइमीवल स्टोन्स के लिए उन्होंने अपनी तरक्की का रास्ता बंद कर दिया। प्राइमीवल स्टोन्स तो खर्च करने के लिए होते हैं। अगर कंजूसी करके बस जमा करना है तो गू मास्टर बने ही क्यों? मतलब यही कि जो छोटे सोच वाले होते हैं वो पैसों के पीछे भागते हैं और महत्वहीन चीज़ों पर अटक जाते हैं, लेकिन जिनके इरादे ऊंचे होते हैं वे बड़े दिल के होते हैं और ज़रूरत पर चीज़ें छोड़ भी देते हैं। आखिरकार मेरी बारी आ ही गई। इसी पल गुइयो मो बे के घोड़े जैसे चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। उसका शरीर मजबूत और दबदबे वाला था। खड़ा होकर उसने 3 मून ब्लेड्स फेंके। तीनों लगे, 2 कठपुतले के सीने पर और एक बाएं हाथ पर, जिससे घास के रेशे कटकर बिखर गए। ये नतीजा देखते ही छात्रों में प्रशंसा की आवाज़ें गूंज उठीं। बहुत अच्छा। एल्डर का चेहरा थोड़ा शांत हुआ। अगला समूह आया। उनमें गु युए ची चेंग भी था। उसका कद छोटा था, चेहरे पर दाग धब्बे और चेहरा थोड़ा घबराया हुआ। उसने लगातार 3 मून ब्लेड्स फेंके और तीनों सीधे कठपुतले के सीने पर लगे, जिससे 3 लकीरें बन गईं। कुछ ही सांसों बाद कठपुतला अपने आप फिर से सही हो गया, लेकिन ये परिणाम गुइयो मो बे के बराबर था और एल्डर ने उसे भी शाबाशी दी। ची चेंग गर्व से सिर ऊंचा कर बाहर निकला और जाते जाते मो बे की ओर चुनौती भरी नजर डाली। हूफ। नीचे खड़ा मो बे ठंडी आवाज में बुदबुदाया, लेकिन उसने ची चेंग की ओर वापस नहीं देखा। उसकी नजरें अब भी गुइ फैंग झेंग पर थीं, जो अब तक नहीं आया था। मो बे जानता था कि असली चुनौती देने वाले बस 2 लोग हैं, गुइ ची चेंग और गुइ फैंग झेंग। पहला उसी की तरह बी ग्रेड टैलेंट था और उसके पास लगातार प्राइमीवल स्टोन्स की सप्लाई थी। दूसरा ए ग्रेड टैलेंट था। भले ही फैंगजेंग के पास उतने स्टोन्स न हों, लेकिन उसकी प्राकृतिक रिकवरी इतनी तेज थी कि वो थोड़े समय में ही बहुत अभ्यास कर सकता था। अब जब गुइयो शी चेंग ने अपना नतीजा दिखा दिया था और मो बे के बराबर खड़ा हो गया था, तो बस गुइयो शेंगजेंग ही बचा था। आखिरी कुछ समूहों में गु युए फांग झेंग भी आखिरकार मंच पर आ गया। ये फैंग युआन है या फैंग झेंग? कुछ विद्यार्थी आपस में बड़बड़ा रहे थे। अब भी कई लोग इन दोनों जुड़वा भाइयों फैंग युआन और फैंग झेंग में फर्क नहीं कर पा रहे थे। ये फैंग झेंग है। फैंग युआन तो हमेशा ठंडा चेहरा रखता है, वो कभी घबराया हुआ नहीं दिखेगा। किसी ने जवाब दिया, ओह तो फिर मजा आएगा। फैंग झेंग तो पिछले 3 सालों में हमारे गांव का अकेला ए ग्रेड टैलेंट है। भीड़ की निगाहें मैदान की ओर टिक गईं। फैंग झेंग चारों तरफ से आती निगाहों का दबाव महसूस कर रहा था और इससे उसकी घबराहट और बढ़ गई। मंच पर खड़े होकर उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थीं। उसने पहला मूनब्लेड फेंका। असल में वो घास के पुतले के सीने पर निशाना लगाना चाहता था, लेकिन तनाव की वजह से चूक गया और मूनब्लेड जाकर पुतले की गर्दन पर जा लगा। किशोरों ने तुरंत हल्की सी हैरानी की आवाज निकाली। उन्हें लगा फैंगजेंग ने जानबूझकर ऐसा किया है। सीने पर निशाना लगाना सबसे आसान था, लेकिन उसने सीधा गर्दन पर वार किया। ये उसकी अपनी अटैकिंग स्किल पर गहरी आत्मविश्वास की निशानी लग रही थी। वे फैंगजेंग के अगले कदम का इंतजार करने लगे, लेकिन गुइयो मोबे और गुइयो ची चेंग के चेहरे उतर गए थे। मैदान में बस अकेडमी एल्डर और फैंग युआन ही थे जो समझ पाए कि फैंग जेंग से गलती हुई है। कितना खतरनाक था ये। मूनब्लेड को देखते हुए फैंग जेंग ने मन ही मन कहा और खुद को भाग्यशाली मानते हुए राहत की सांस ली। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर उसने 2 मूनब्लेड फेंके। इस बार कोई गलती नहीं हुई और दोनों पुतले के सीने पर जाकर लगे। इस नतीजे से अकेडमी एल्डर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और मोबे और ची चेंग भी कुछ शांत हुए। फैंग जेंग का परिणाम उनसे अलग था। अब सब कुछ इस पर टिका था कि अकेडमी एल्डर किसे बेहतर अंक देगा। बाकी विद्यार्थी आहें भरने लगे। फैंग जेंग का बाद का प्रदर्शन खास नहीं था, जिससे उन्हें हल्की निराशा हुई। इसके बाद के कुछ समूह भी अच्छे नहीं निकले। कोई भी मोबे, ची चेंग और फैंग जेंग से अच्छा नहीं कर पाया। किशोर आपस में फुसफुसाने लगे। लगता है आज का सबसे बड़ा अंक इन्हीं तीनों में से किसी को मिलेगा। तीनों ने पुतले को हिट किया है। देखना होगा एल्डर किसे बेहतर मानते हैं। ठहरो, ये आखिरी समूह है। फैंग युआन जा रहा है।
ओहो, सी ग्रेट टैलेंट वाला कोल जीनियस, हाँ। जब आखिरी समूह आया तो फैंग युआन मंच पर चढ़ा। वो फैंग युआन। गु युए मोबेई ने उसकी ओर नजर उठाकर देखा और फिर बेपरवाही से नजर झुका ली। पिछली बार तो तू बहुत किस्मत वाला था, गलती से कमजोर मूनलाइट गु मिल गया और नंबर 1 बन गया। देखते हैं इस बार क्या तमाशा करता है। गु युए चीचेंग ने हाथ बांधकर इंतजार किया कि फैंग युआन खुद की हंसी उड़वाए। बड़े भाई, इस बार पहले जैसा नहीं होगा। मैंने बहुत मेहनत की है, मैं जरूर तुझसे आगे निकल जाऊंगा। भीड़ के बीच खड़ा गु युए फांगझेंग होंठ दबाए अपनी मुट्ठियां कस रहा था। पिछली परीक्षा में जहां वाइटल गु रिफाइन करनी थी, वो ग्रेट टैलेंट होकर भी दूसरा स्थान लाया था। उसे ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। जब उसे समझ आया कि फांग युआन सिर्फ किस्मत से पहला स्थान पाया, तब उसकी नाराजगी और बढ़ गई। उसके लिए अपने बड़े भाई फैंग युआन को हराना खास मायने रखता था। सबकी निगाहें फैंग युआन पर टिक गईं। एकेडमी एल्डर भी उसी पर ध्यान लगाए हुए थे। फैंग युआन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस ठंडी और बेपरवाह नजरें। वो वहीं खड़ा रहा, हथेली में रखे मूनलाइट गू में प्राइमीवल एसेंस भरते हुए। हवा में वार करते हुए उसने पहला मून ब्लेड छोड़ा। वो मून ब्लेड बहुत ऊपर चला गया। वो सिर्फ पुतले के सिर के ऊपर से नहीं निकला, बल्कि बांस की दीवार को भी लांघ गया। लगभग 15 मीटर उड़ने के बाद उसकी रोशनी मंद पड़ी और वो गायब हो गया। किसी की हंसी छूट गई। ये तो हद ही हो गई। किसी ने ताना मारा, वाकई जीनियस है, तभी तो रिफाइनिंग में नंबर 1 आया था। एक और ने व्यंग्य कसा। पिछले सालों में जब फैंग युआन ने कविताएं लिखीं और अपनी शुरुआती बुद्धिमानी दिखाई थी, तभी से कई लोगों के मन में असंतोष बैठ गया था। बाद में वाइटल गु रिफाइन करने में किस्मत से नंबर 1 बन गया तो वो ईर्ष्या और भी गहरी हो गई। अब सब लोग उसकी बेइज्जती देखने का इंतजार कर रहे थे। फैंग युआन का ये मून ब्लेड बिल्कुल वैसा ही तमाशा साबित हुआ। पूरी भीड़ हंसी से गूंज उठी। एकेडमी एल्डर ने भी सिर हिलाते हुए खुद से हल्की हंसी की। मैं क्यों बेवजह फैंग युआन को लेकर इतना चिंतित था। वो तो सी ग्रेड है और बस किस्मत वाला लड़का जिसने रिफाइन में नंबर 1 ले लिया। मन ही मन उसने फैसला कर लिया। भले ही मोबे चीचेंग और फैंगझेंग का परिणाम बराबर था, लेकिन वो फैंगझेंग को ही नंबर 1 चुनेगा। मोबे और चीचेंग की लड़ाई असल में क्लान के 2 ताकतवर एल्डर्स की राजनीतिक लड़ाई का रूप थी। एकेडमी एल्डर हमेशा बीच में ही रहा था, कभी राजनीति में फंसना नहीं चाहता था। वो क्लान हेड गु युए बो की ओर झुका रहता था और फैंगझेंग उसी धारा से जुड़ा था। ऊपर से उसका ए ग्रेड टैलेंट भी था। उसे नंबर 1 चुनना पूरी तरह जायज था और क्लान के बड़े लोग भी इसे स्वीकार कर लेंगे। हल्की वसंत की हवा चली, फूलों की खुशबू प्रशिक्षण मैदान तक पहुंची। सूरज की किरणें फैंग युआन के शरीर पर पड़ी और जमीन पर एक अकेली काली परछाई डाल दी। उसका चेहरा अब भी ठंडा था। वो बस शांत भाव से 10 मीटर दूर खड़े घास के पुतले को देख रहा था। हथेली का मून ब्लेड हल्की नीली रोशनी दे रहा था। असल में उसने पहला मून ब्लेड जानबूझकर बिगाड़ा था। अब उसके पास सिर्फ 2 मौके बचे थे। एकेडमी एल्डर की सोच को देखते हुए नंबर 1 बनने के लिए उसे अगले 2 वारों में ऐसा नतीजा देना होगा जो सबको हैरान कर दे। बस 2 मौके बचे हैं, अब तो असंभव है। बड़े भाई, मैंने आखिरकार तुझे हरा दिया। गु युए फैंगझेंग ने फैंग युआन पर निगाह टिकाए हुए सोचा। बचपन से लेकर अब तक बड़े भाई की छाया उस पर थी, लेकिन इस पल उसे लगा वो छाया मिट गई। फैंगझेंग को जीत सामने दिख रही थी। उसकी मुट्ठियां कस गईं, उसका पूरा शरीर उत्साह से कांप रहा था। बड़े भाई, ये जीत पर शुरुआत है। अगली बार मैं फिर तुझे हराऊंगा, बार बार हराऊंगा, जब तक दिल के सारे साए मिट न जाएं। मैं क्लान को साबित कर दूंगा कि यह ग्रेट टैलेंट कितना श्रेष्ठ होता है। फैंगझेंग ने मन में कसम खाई। लेकिन उसी पल फैंग युआन ने कदम उठाया। उसका दाहिना हाथ चाकू जैसा होकर हवा को चीरता हुआ चला। तीखी आवाज के साथ उसकी हथेली से नीली रोशनी का मून ब्लेड निकला। वो हवा में घूमता हुआ पुतले की ओर बढ़ा। अगले ही सेकंड फैंग युआन की हथेली फिर से नीली रोशनी से चमक उठी। उसने तुरंत दूसरा मून ब्लेड छोड़ा। दोनों वार इतने सहज और निरंतर थे कि जैसे बहते पानी का प्रवाह। दोनों मून ब्लेड हवा में आधा मीटर की दूरी पर एक के पीछे एक निकले और सबके सामने सीधा पुतले की गर्दन पर जा लगे। फैंगझेंग की आंखें सिकुड़ गईं, दिल में बुरा अंदेशा उठ गया। अगले ही पल विद्यार्थियों के चेहरे पर हैरानी फैल गई। उन्होंने देखा कि पुतले का सिर धीरे धीरे एक ओर झुका और फिर गर्दन से अलग होकर जमीन पर गिर गया। उछलते हुए वो सिर 2-3 मीटर दूर लुढ़क गया। फैंग युआन ने पुतले का सिर उड़ा दिया था। ये नतीजा मैदान में मौजूद सबकी उम्मीदों से कहीं परे था। ये किस्मत थी या स्किल एकेडमी एल्डर ने भौहें चढ़ाईं? यही सवाल सभी विद्यार्थियों के दिल में भी था। मैदान पर एकदम सन्नाटा छा गया। ये कैसे? फैंगझेंग बड़बड़ाया। वो फैंग युआन को खाली निगाहों से देखता रह गया। दिल के सारे जोश एक झटके में ढह गए और वो निराशा के अंधेरे में डूब गया। फैंग युआन ने आंखें सिकोड़ लीं, जैसे उसे किसी की निगाहों की परवाह न हो। ठक ठक, नीले आसमान और सफेद बादलों के बीच अचानक मोर जैसे रंगीन तोते उड़ते हुए ऊपर निकल आए। उनकी लंबी खूबसूरत पूंछें हवा में लहराती रहीं और वो खेलते हुए कर्कश आवाजें निकालते हुए उड़ने लगे। फैंग युआन मैदान के बीचों बीच खड़ा था, ऊपर देख रहा था। चमकते सूरज की रोशनी में पक्षियों के रंगीन पंख और भी चकाचौंध दिख रहे थे।
उसका चेहरा फिर भी ठंडा और बेपरवाह रहा, जैसे अभी अभी पुतले का सिर उड़ाने वाला वही न था। आह, वसंत की रोशनी वाकई मोहक है, उसने मन ही मन आह भरी। शाम ढलने को थी, क्षितिज के किनारे पर डूबता सूरज खून जैसा लग रहा था। उसकी लालिमा की किरणें अकेडमी के भीतर आकर बिखर रही थीं, जहां करीब 50 छात्र सीधे बैठकर ध्यान लगाए हुए थे। मंच पर अकेडमी का एल्डर एक एक नाम पुकार रहा था और सबको उनका साप्ताहिक भत्ता बांट रहा था। ये अकेडमी का साप्ताहिक सब्सिडी था, जहां हर 7 दिन पर अलाउंस दिया जाता था। इसे इन नौजवान टीनेजर्स के लिए आर्थिक मदद भी कहा जा सकता था। आखिर अपनी गू को पालना पोसना उनके लिए भारी बोझ था। गुयुए फेंग युआन, एल्डर ने जोर से पुकारा। पिछली कतार की खिड़की के पास बैठा फेंग युआन उठा। वो मंच तक पहुंचा और 2 थैली प्राप्त की। एक थैली में क्लान का अलाउंस था, जिसमें 3 प्राइमीवल स्टोन्स थे। दूसरी थैली में इनाम था 10 प्राइमीवल स्टोन्स। मेहनत करना, एल्डर ने कहा। उन्होंने फेंग युआन की ओर गहरी नजर डाली। लगातार फेंग युआन का पहला स्थान पाना उन एल्डर्स का ध्यान खींच रहा था जो पहले उस पर डिसअपॉइंटमेंट जताते थे। फेंग युआन ने सिर हिलाया, थैली को अपने पास रख लिया और लौटकर अपनी सीट पर आ गया। धतेरे की, फिर वही पहला नंबर। गुयुए मो बेई ने फेंग युआन को घूरा, उसका दिल गुस्से से भर गया। दोनों मून ब्लेड सीधे उस कठपुतली की गर्दन पर लगे। क्या ये सिर्फ किस्मत थी या सच में स्किल? गुयुए ची चेंग ने आंखें सिकोड़कर सोचा। परीक्षा खत्म होने से अब तक यही सवाल उसके मन को परेशान किए था। सिर्फ वही नहीं, कई छात्रों की निगाहें अनायास फेंग युआन पर टिक गईं। यह सवाल सबको परेशान कर रहा था। हार जाने के बावजूद उनके दिल को तसल्ली नहीं थी। वे जानना चाहते थे कि असल में हुआ क्या था। दिन समाप्ति पर था, तभी एल्डर ने एक और घोषणा की। तुम लोग अब तक अकेडमी में काफी समय बिता चुके हो और अपनी वाइटल गू का इस्तेमाल करना भी सीख चुके हो। आने वाले दिनों में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपने अपर्चर को कैसे गर्म करके पोषित किया जाता है, जिससे गू मास्टर की कल्टीवेशन रेल्म आगे बढ़ती है। जितना ऊंचा गू मास्टर का रेल्म होता है, उतना ही गाढ़ा और कीमती उसका प्राइमीवल एसेंस होता है। रैंक 1 गू मास्टर के पास हरा तांबे जैसा प्राइमीवल एसेंस होता है, रैंक 2 में लाल लोहे जैसा और रैंक 3 में सफेद चांदी जैसा। 1 हिस्से लाल लोहे का प्राइमीवल एसेंस 10 हिस्से हरे तांबे के बराबर है और 1 हिस्सा सफेद चांदी का प्राइमीवल एसेंस 10 हिस्से लाल लोहे के बराबर। ये बात हमेशा याद रखना, गू तो बस औजार है, कल्टीवेशन हमारी बुनियाद है। तुम्हारा रैंक जितना ऊंचा होगा, उतनी ही ताकतवर गू तुम उपयोग कर पाओगे। अगले 3 महीनों में जो भी सबसे पहले रैंक 1 मिडिल स्टेज तक पहुंचेगा, उसे इनाम के रूप में 30 प्राइमीवल स्टोन्स दिए जाएंगे और उसे दूसरी गू चुनने का पहला अधिकार मिलेगा। 3 महीने बाद हम क्लास मॉनिटर और 2 वाइस क्लास मॉनिटर का चुनाव करेंगे। क्लास मॉनिटर को हर 7 दिन पर 10 प्राइमीवल स्टोन्स का सब्सिडी मिलेगा और वाइस क्लास मॉनिटर को 5 प्राइमीवल स्टोन्स। आज के लिए बस इतना ही, अब तुम लोग जा सकते हो। एल्डर की बात सुनते ही अकेडमी में शोर मच गया। क्लास मॉनिटर और वाइस क्लास मॉनिटर का चुनाव होगा, कोई उत्साह से बोला। क्लास मॉनिटर को 10 प्राइमीवल स्टोन्स और वाइस क्लास मॉनिटर को 5 प्राइमीवल स्टोन्स मिलेंगे। अगर मैं सबसे पहले मिडिल स्टेज तक पहुंचा तो जरूर क्लास मॉनिटर बनूंगा। दूसरे की आंखों में लाइट्स चमक उठी। असल मायने तो प्राइमीवल स्टोन्स के नहीं है, असली महत्व उस पद का है। क्लास मॉनिटर बनना इज्जत की बात है। बाकी छात्रों को सामने आने पर झुककर नमस्ते करना होगा। गुयुए मो बेई और ची चेंग के पास प्राइमीवल स्टोन्स की कमी नहीं थी, पर उनके लिए इस पद की ग्लोरी ज्यादा अहम थी। क्लास मॉनिटर बनने का सीधा मतलब है सबसे पहले मिडिल स्टेज तक पहुंचना। तब तो बड़े भाई को भी मुझे झुककर प्रणाम करना पड़ेगा। ठहरो, बड़े भाई कहाँ हैं? गुयुए फेंगझेंग ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन फेंग युआन की सीट खाली थी। छात्र अकेडमी से बाहर निकल रहे थे। गुयुए फेंग युआन कहाँ है? गुयुए मो बेई उसे ढूंढना चाहता था कि सीधे जाकर पूछे, मगर फेंग युआन पहले ही निकल चुका था। काफी जल्दी भाग गया। क्या डर गया? लगता है आज की परीक्षा में फिर से किस्मत ही साथ दे गई, गुयुए ची चेंग ने व्यंग्य किया। छोड़ो, ये तो बस 10 प्राइमीवल स्टोन्स की बात है। इस छोटी बात की परवाह करने की जरूरत नहीं। असली चीज है मिडिल स्टेज तक पहुंचना और क्लास मॉनिटर की कुर्सी पाना। गुयुए मो बेई ने अपनी आंखें सिकोड़कर बगल में खड़े ची चेंग और फेंग झेंग की ओर देखा। ये दोनों उसके असली प्रतिद्वंदी थे। फेंग युआन उसके लिए बस एक छोटा सी ग्रेड टैलेंट था जो उनकी बराबरी का नहीं था। पहली 2 बार तो फेंग युआन किस्मत से जीता, मगर इस बार परीक्षा कल्टीवेशन पर है और यहाँ तो टैलेंट ही सबसे बड़ा हथियार है। ऊंचे ग्रेड का मतलब है सीधा फायदा। ची चेंग मन ही मन सोच रहा था, उसके दिल में दबाव था। असल में उसका टैलेंट सी ग्रेड का था, बी ग्रेड का इल्यूजन उसने धोखे से दिखाया था। बस एक क्लास मॉनिटर और 2 वाइस क्लास मॉनिटर की कुर्सी ने इन्हें जोश से भर दिया है। कितने गर्म खून और भोले हैं इस उम्र में। फेंग युआन ने अकेडमी के दरवाजे से टिककर खड़े खड़े तंज कसा। असल में ये सारी ग्लोरी ऊपर बैठे लोगों का साधन था, नीचे वालों को बहलाने फुसलाने का। ये सब बस एक मायावी परत थी, बेकार। 500 साल का अनुभव फेंग युआन को जिंदगी की कुछ सच्चाइयों का पाठ पढ़ा चुका था। चाहे क्लैन हो, सेक्ट हो या डिमोनिक ग्रुप, चाहे ये दुनिया हो या अर्थ, हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही होता है।
ऊंचे और नीचे पद तय होते हैं, जिससे प्रमोशन की राह साफ रहती है और सब नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। क्योंकि फ़ायदा पाना इंसान की नेचर है और पद मिलने से सुपीरियॉरिटी का इल्यूजन मिलता है कि इंसान दूसरों से ज़्यादा कीमती जिंदगी जी रहा है। पावर उस गाजर की तरह है जो गधे के सामने लटकाई जाती है। इंसानों की चाहत इससे भड़कती है और सब अपने फ़ायदे के लिए किसी न किसी ताकतवर के पीछे खड़े हो जाते हैं। एक सीढ़ी चढ़ते ही अगली सीढ़ी दिखती है। इसी भागदौड़ में उनका पसीना निचोड़ लिया जाता है, उनकी वैल्यू ऊपर वाले लोग भुना लेते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में चेन ऑफ कमांड सिर्फ ऊपर वालों की सेवा करने के लिए होता है। क्लास मॉनिटर और वाइस क्लास मॉनिटर की कुर्सी तो सबसे छोटी गाजर है जो बाकी सबको क्लैन की संरचना में फंसाती है। और सच छुपाने के लिए ऊपर वाले लोग साझा वैल्यूज गढ़ते हैं, ग्लोरी, मेरिटोरियस डीड्स जैसी बातें फैलाते हैं। ऊंचे और नीचे पद बांटे जाते हैं, असमान लाभ दिए जाते हैं। कभी कभी लोगों के दिल पर राज करने के लिए रिलीजन का सहारा लिया जाता है। ये असली सच है, पर अफसोस कि दुनिया के ज़्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते। वे मूर्खता से दूसरों के लिए मेहनत करते रहते हैं। और हर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद एक ही चीज़ है, रिसोर्सेज का बंटवारा। जितना ऊंचा पद उतने ज़्यादा रिसोर्सेज। पिछले जीवन में फैंग युआन ने मिडिल किंगडम में ब्लडविंग डीमन सेक्ट की स्थापना की थी। वहां उसने लाखों डिसाइपल्स को सिखाया। डीमन सोल्जर्स, डीमन जनरल्स, डीमन सेजेस जैसी पदों की व्यवस्था बनाई। हर पद पर अलग लाभ बांटे। नतीजा ये हुआ कि लोग झुंड के झुंड आ पहुंचे और फैंग युआन उनका मालिक बन गया। इस अनुभव ने उसे यह सिद्धांत और भी साफ कर दिया। इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बस एक रूप है, असली आधार सिर्फ एक शब्द है, रिसोर्सेज। खाना न हो तो भूख से मौत, पानी न हो तो प्यास से मौत, कल्टीवेशन के रिसोर्सेज न हो तो इंसान कमज़ोर होकर कभी न कभी पिटेगा ही। और एक गू मास्टर के लिए सबसे अहम रिसोर्स है प्राइमेवल स्टोन्स। फैंग युआन की आंखें किसी प्राचीन झील की तरह गहरी थीं। इस सोच पर पहुंचे ही उसके होठों के कोने हल्के से उठे और व्यंग्य भरी मुस्कान उभर आई। वो अकेडमी से काफ़ी दूर निकल चुका था और अब गेट के पास खड़ा था। उसने देखा कि पहले बैच के छात्र बाहर आ रहे हैं, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए। वो फैंग युआन है, ये गेट के बीचों बीच खड़ा क्या कर रहा है? जब भी इसे देखता हूं तो खून खौलने लगता है। छोड़ो, परवाह मत करो, शायद किसी का इंतजार कर रहा है। वे टीनेजर्स उसकी ओर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन तभी फैंग युआन ने कदम बढ़ाया और उनका रास्ता रोक दिया। ये लूट है। बाहर जाने से पहले हर किसी को एक प्राइमेवल स्टोन सरेंडर करना होगा। नन्हे टीनेजर्स एकदम से चौंक गए और गुस्से में भर गए। क्या मैंने गलत सुना है क्या? फैंग युआन, तेरे दिमाग में गर्मी चढ़ गई है क्या जो तू अकेडमी के दरवाजे पर खड़ा होकर हमें ब्लैकमेल कर रहा है? तू पागल हो गया है क्या? तुझे इतनी हिम्मत किसने दी कि तू हम पर अपनी आइडिया थोपेगा? भाग जा, तू बस एक मामूली सी ग्रेड है। मेरी राह रोकने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अगर तू अभी नहीं भागा तो मैं तुझे उड़ाकर फेंक दूंगा। फैंग युआन ने अचानक वार किया। उसका दायां हाथ तेजी से आगे लपका। उसकी चाल बिजली जैसी तेज और सटीक थी। उसकी हथेली का किनारा सीधे एक लड़के की गर्दन के बाईं ओर जा लगा। बेचारा टीनेजर कुछ समझ ही नहीं पाया। वो तो अभी फैंग युआन को कोस ही रहा था कि अचानक इतनी जोरदार चोट लगी और उसकी आंखें पलट गईं। वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। कमाल है, तूने सच में हाथ उठा दिया। भीड़ एकदम उछल पड़ी। सारे टीनेजर्स अनजाने में पीछे हट गए। गुयू बेजू बेहोश हो गया। अब हम क्या करें? कुछ डरे सहमे लड़के चिल्लाने लगे। और क्या करना है? इतने सारे हम लोग हैं और फैंग युआन अकेला है। सब मिलकर इस पर टूट पड़ो और इसे सबक सिखाओ। कुछ ने गुस्से में दहाड़ लगाई। सही कहा, इस कमीने को अपनी औकात नहीं पता। अकेले हम सबको चुनौती देने चला है। ये अपनी कब्र खुद खोद रहा है। सब मिलकर इसे दबोच लो। लेकिन वो सब कुछ कर पाते उससे पहले ही फैंग युआन हमला कर चुका था। वो तेजी से कदम बढ़ाकर सीधे टीनेजर्स के बीच घुस गया। उसकी हथेली फिर चली और एक और लड़के की गर्दन पर किनारा पड़ा। वो लड़का आंखें पलटकर जमीन पर गिर गया। एक और लड़का चिल्लाया और पूरी ताकत से मुक्का घुमाया। फैंग युआन झुककर बच गया। फिर उसने अपनी टांग उठाकर सीधे उसके पेट के नीचे कमर के बीच में लात जमा दी। आहा! लड़के की गरजती आवाज अचानक चीख में बदल गई। उसकी चीख में इतनी पीड़ा थी कि सुनने वाले भी कांप उठे। धप! वो अपने दोनों हाथों से पेट के नीचे पकड़कर घुटनों के बल गिर गया और दर्द से जमीन पर लौटने लगा। ठंडे पसीने से उसका पूरा शरीर भीग गया था। फैंग युआन की मुट्ठियां ऐसी चल रही थीं जैसे बाघ भेड़ों के झुंड में घुस पड़ा हो। उसके पास 500 साल का युद्ध का अनुभव था और ये सारे बच्चे तो अभी कल्टीवेशन की शुरुआत ही कर रहे थे। भला वो उसका मुकाबला कैसे कर पाते? कुछ ही पल में फैंग युआन ने पूरे झुंड को गिरा दिया। कोई बेहोश पड़ा था तो कोई दर्द से तड़प रहा था। ये क्या हो रहा है? गुयुए मो बे वहां आ पहुंचा और दंग रह गया। उसने देखा कि फैंग युआन अकेडमी के गेट पर खड़ा है और उसके आसपास 5-6 लड़के जमीन पर पड़े हैं। ये फैंग युआन तो हमारी प्राइमेवल स्टोन्स छीनना चाहता है, एक लड़का पेट पकड़ते हुए चिल्लाया। वाह, अब भी दम बाकी है क्या? फैंग युआन का चेहरा सपाट था। उसने जोर से लात मार दी उसी लड़के के पेट में।
लड़के की चीख निकल गई, उसका शरीर झींगे की तरह सिकुड़ गया और चेहरे पर डर साफ दिखने लगा, आंसू बहने लगे और अब उसने चुप्पी साध ली। बाकी बच्चों ने ये मंजर देखा तो उनके दिल दहल गए। फांग युआन की बेरहम सख्ती देखकर सबका कलेजा कांप उठा। ठीक है, अब सब अच्छे से एक एक प्राइमेवल स्टोन निकालो, फिर तुम्हें जाने दूंगा, वरना इनकी तरह जमीन पर पड़े रहोगे। फैंग युआन ने कदम आगे बढ़ाते हुए ठंडी आवाज में कहा। तेरी माँ की, तू जैसा सी ग्रेड मुझे एक बी ग्रेड को चुनौती देगा? गु युए मो बेई गुस्से से दहाड़ा और तुरंत फैंग युआन पर टूट पड़ा। लेकिन फैंग युआन ने हल्का सा कदम घुमाया और उसका मुक्का खाली गया। उसी पल उसने 2 उंगलियां उठाकर सीधे उसके गले के नीचे हड्डी के बीच में वार किया। मो बे तुरंत बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। हाय राम! बाकी बच्चे जो आगे बढ़ रहे थे वो सब रुक गए और सबकी सांसें अटक गईं। इनके लिए फैंग युआन की चालें बहुत गहरी और रहस्यमय लगीं। जबकि ये सब बातें क्लास में हल्के से बताई जाती थीं कि इंसान के शरीर में कई कमज़ोर जगहें होती हैं। अगर उन जगहों पर वार किया जाए तो इंसान तुरंत बेहोश हो सकता है और ज़्यादा जोर पड़े तो जान भी जा सकती है। लेकिन फैंग युआन हर बार सही नाप तौल के साथ वार करता था। किसी को जानलेवा चोट नहीं लगी थी, या तो बेहोश हो गए या दर्द से लोटपोट हो रहे थे। यही तो था 500 साल के युद्ध अनुभव का डर। तो बताओ, स्टोन्स निकालोगे या नहीं? फैंग युआन ने फिर कदम बढ़ाया। बाकी बच्चों ने एक दूसरे को देखा और आधे ने गुस्से में गरजते हुए, आधे ने दांत भींचकर उस पर हमला कर दिया। फैंग युआन इधर उधर झुककर बचता और साथ ही वार करता गया। उसका कल्टीवेशन स्तर छोटा था, पर उसका अनुभव और रियल्म ऊंचा था। उसका दिल बर्फ जैसा ठंडा और चालें बिल्कुल सटीक थीं। धप धप। कुछ ही सांसों में सब फिर से जमीन पर गिरे पड़े थे। ये तो बहुत खतरनाक है, कहीं ये लोग मर तो नहीं गए? कुछ लड़कियां अब भी पीछे खड़ी थीं, उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उनके शरीर कांप रहे थे। फैंग युआन ने बस उनकी ओर देखा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। सबने हाथ जोड़कर पीछे हटते हुए कहा, नहीं नहीं, हम सरेंडर करते हैं, हम पत्थर दे देंगे। फैंग युआन ने प्राइमेवल स्टोन्स लेकर उन्हें छोड़ दिया। वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गईं। लेकिन फिर और छात्र आने लगे। अकेडमी से निकलने का यही एक रास्ता था और फैंग युआन गेट पर खड़ा होकर सबको रोक सकता था। अरे ये क्या हो रहा है? नई भीड़ चकित रह गई। अरे वो तो गुई मो बे पड़ा है। गुई चीचेंग ने उसे देखा और हैरान रह गया। फैंग युआन मुंह खोलता और कुछ कहता, फिर बच्चे गुस्से में हमला करते और पल भर में गिर जाते। सर एल्डर, क्या हम ऐसे ही देखते रहेंगे? अगर किसी की जान चली गई तो हम क्या करेंगे? कुछ पहरेदार घबरा गए। कुछ पहरेदार गुस्से से बोले, ये फैंग युआन हद पार कर रहा है। अकेडमी के दरवाजे पर ही अपने साथी छात्रों को एक्सटॉर्ट कर रहा है। ये तो कानून और अनुशासन की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। आप आदेश दें, हम अभी इसे पकड़ लें। फैंग युआन की ये हरकत पहले से ही सबका ध्यान खींच चुकी थी। लेकिन पहरेदारों के पास छात्रों को दंड देने का अधिकार नहीं था, इसलिए उन्होंने एल्डर को जाकर खबर दी। अकेडमी एल्डर ने सुनकर तुरंत रोकने का आदेश नहीं दिया, बल्कि मंच पर जाकर दूर से देखने लगा। लगता है इस बच्चे में लड़ने की खास प्रतिभा है। एल्डर जितना देखता गया उतनी ही उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई। आज फैंग युआन का मूनलाइट इस्तेमाल देखकर उसके मन में थोड़ी शंका उठी थी, लेकिन अब उसे अकेले पूरे बैच को हराते हुए देखकर उसके मन का संशय मिट गया। इस दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिन्हें लड़ाई का नैसर्गिक शौक और हुनर होता है। वो लड़ाई में ही जागते हैं, लड़ाई में ही चमकते हैं और ऐसी उपलब्धियां हासिल करते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो। ये तो नैसर्गिक बैटल गू मास्टर है। अफसोस, इसका टैलेंट बस सी ग्रेड है, वरना ये एक कदम और ऊंचाई छू लेता। एल्डर ने लंबी सांस ली। सर, आप इसे रोकेंगे नहीं? अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। पहरेदार चिंतित होकर बोले। तो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।